जय हिंद। 25 जून 2026 और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के संयुक्त तत्वावधान में सुनील कुमार सिंह जी, जो कि सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, आईसीसीआर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आजादी के अमृत महोत्सव का अमृत काल में ये सबसे बड़ी जन भागीदारी करते हुए 588वें कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज का विषय है भारतीय संस्कृति का वैश्विक योगदान। ऐसे ही नहीं, सोने की चिड़िया जब कही जाती है, हम लोग हर फील्ड में किस तरह से, ये गर्व करने की बात है कि भारत का जो पोटेंशियल है वह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व में अपना एक मुकाम रखता है। लेकिन उन मुकाम की जानकारी युवाओं को होनी चाहिए ताकि उन्हें गर्व हो कि वो जिस देश में रहते हैं उसकी संस्कृति कितनी महान है। तो इन्हीं सब चीजों की चर्चाओं को लेकर हम लोग आज उपस्थित हो गए हैं आरजेएस पीबीएच के 588वें कार्यक्रम में। और मैं बता दूं कि आजादी का जो है एक सप्ताह तक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाने की तैयारी भी हो गई है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, जो कि बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, और वहां पर हम लोग 125 युवाओं के साथ, जो हमारे मतलब 300 लोगों की गैदरिंग वहां होने वाली है, ये सेक्टर 62 में, नोएडा। और हम लोग इस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए भी बैठक 28 जून को रख रहे हैं, जो कि हमारे आरजेएस पीबीएच के जो ब्रांच ऑफिस है नोएडा में ओपन हो रहा है 28 जून को। उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी ऑनरेरी इंचार्ज बनाए गए हैं। तो वहां पर हम लोग आजादी पर्व किस तरह से मनाएंगे, उसकी रूपरेखा का तैयारी और जिम्मेदारी, भागीदारी किस तरह से होगी, वो हम लोग 28 जून को करेंगे। और 7 अगस्त फ्राइडे का दिन है, उस दिन सुबह से लेकर हम लोग आजादी के रंग में, मेरा रंग दे बसंती चोला, युवाओं के साथ वो प्रोग्राम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जहां पर 200 का तो ऑडिटोरियम है और स्टूडियो जो है वहां 100 लोगों का है, बिल्कुल जैसे पॉजिटिव मीडिया डायलॉग हम लोगों का होता है। आज भी बहुत गणमान्य अतिथि जुड़े हुए हैं। और मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, सादर आमंत्रित करेंगे आरजेएस पीबीएच के 588वें कार्यक्रम में आज के सह आयोजक, को ऑर्गेनाइजर सुनील कुमार सिंह जी को। सभी का स्वागत करने के लिए सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर, आईसीसीआर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुनील कुमार सिंह जी, स्वागत है। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। आज इस पीबीएच द्वारा आयोजित 588वीं वेबिनार संगोष्ठी में जुड़कर, जिसका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, विषय बहुत ही अच्छा है, भारतीय संस्कृति का वैश्विक योगदान। बहुत ही सुंदर विषय लिया गया है, बहुत ही अच्छा आयोजन है। मैं सुनील कुमार सिंह, आरजीसीएन और 2526 का सदस्य हूँ। मैं इस वेबिनार का आयोजन अपने स्वर्गीय पिताजी श्री बलबीर सिंह जी की 14वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजन कर रहा हूं। मैं आरजेएस, सबसे पहले आरजेएस पीबीएच के माध्यम से अपने पिताजी, स्वर्गीय पिताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। मैं जो भी कुछ हूं, जहां भी हूं, वो अपने पिताजी की वजह से हूं। उन्हीं का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के साथ है, और आशा करता हूं आगे भी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। आज की इस 588वीं वेबिनार में जुड़े सभी विद्वान वक्तागण, सभी टीफा 26 के सदस्य, मैनेजमेंट के सम्मानित सदस्य और अन्य सभी जुड़े भाई और बहनों का मैं सुनील कुमार सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं, नंदन और अभिनंदन करता हूं। आज के इस तनाव भरे और अशांत माहौल में, वातावरण में, सबसे ज्यादा मैं समझता हूं जो आवश्यकता है वह सकारात्मक सोच की, सकारात्मक ऊर्जा की और सकारात्मक विचारधारा की। आज ये पीबीएच अपने 11 वर्षों से इसी को ध्यान में रखते हुए, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए, सकारात्मक आंदोलन को समाज के साथ, युवा पीढ़ी के साथ लाने के लिए प्रयास कर रहा है। और
अपने इस 11वें वर्ष में आज 588वीं वेबिनार का आयोजन कर रहा है। सकारात्मक सोच का विचार, जहां एक तरफ भारत सरकार की आज़ादी के अमृत सकारात्मक आंदोलन भारत 2047 के लक्ष्य के अंतर्गत लिया जा रहा है, वहीं इसको साथ रखने के लिए हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों, महान पुरुषों, ऋषि मुनियों और समाज सुधारकों के संघर्षों, शिक्षाओं, संदेशों को साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको याद रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम उनके संदेशों को सकारात्मक रूप के साथ समाज में कैसे प्रयोग किया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। इन्हीं सकारात्मक सोच के साथ और अपने प्रयासों के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे कैसे बढ़ाया जाए और आने वाली पीढ़ी को इससे कैसे जोड़े रखा जाए और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को कैसे बचाया जाए और हम सबके साथ वो सब जुड़े रहें, इसी के प्रयास में आरजेएस का ये महान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आरजेएस पीबीएच इसी कड़ी में आगे हर वर्ष, हर दिन, हर महीने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर दिवस को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर पर्व को, हर समसामयिक विषयों, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, प्राकृतिक हो, स्वास्थ्य का हो और भी सारे वैज्ञानिक हो, सारे विषयों पर विचार विमर्श करके हमारे श्रोताओं को, समाज को, सबको नई नई जानकारियां प्रदान करता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसके सकारात्मक पक्ष को हमारे सामने रखता है और कोशिश इस ये है कि सभी भाई बहन सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें और अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करें। अपने 11 वर्षों के संघर्षपूर्ण बस लेकिन सफलतापूर्वक जीवन यात्रा में आरजेएस पीबीएच ने महान उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जैसे आज 588वीं वेबिनार का आयोजन किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और मैं नहीं समझता किसी और संगठन के द्वारा इतनी वेबिनार या कार्यक्रम आयोजित किए गए होंगे। हर महीने न्यूज़लेटर तो निकलता ही है, 6 ग्रंथ निकल चुके हैं, 7वें ग्रंथ की तैयारी है। इसके अलावा और कितनी सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित किया गया है और उनके साथ सहयोग करके इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो हमारी सकारात्मक सोच का महत्वपूर्ण आंदोलन आरजेएस पीबीएच ने शुरू किया है, वह आरजेएस आंदोलन को और हम सब जो इससे जुड़े हुए हैं हमको बहुत आगे ले जाएगा और हमारी सोच के साथ में देश, समाज और नई पीढ़ी को एक दिशा, नई ऊर्जा, नई गति प्रदान करेगा। मैं मन्ना साहब को भी इस बारे में बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो सारी परेशानियों को लेते हुए इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि विदित है कि आज का विषय भारतीय संस्कृति का वैश्विक योगदान है, तो हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन, स्मृत और निरंतर प्रभावित होने वाली संस्कृतियों में से एक है। यह वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनम, जियो और जीने दो, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जैसे आदर्श पर आधारित भारतीय संस्कृति ने सदियों से मानवता को शांति, से अस्तित्व, सहभागिता, आध्यात्मिकता और ज्ञान का संदेश दिया है। भारत का वैश्विक योगदान केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने मानव सभ्यता के बौद्धिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संस्कृति के मुख्य आयामों के साथ, जैसे भारतीय खान पीन, भारतीय सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिकता, योग, संगीत, नृत्य, बॉलीवुड ने विश्व की संस्कृति और विश्व की पहचान में एक विशेष योगदान दिया है। भारत ने विश्व को वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन साहित्य जाने कितने महान ग्रंथ प्रदान किए हैं और इन ग्रंथों में निहित जीवन दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिक चिंतन आज भी विश्व भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध,
महावीर के अहिंसा, करुणा, मानव कल्याण के संदेश ने एशिया सहित विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को आधुनिक युग में स्थापित किया, जिनसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे आदि अनेक विश्व नेताओं ने प्रेरणा प्राप्त की। महात्मा बुद्ध की शिक्षा और संदेशों से प्रभावित होकर साउथ एशिया के लगभग 30 देशों ने बुद्धिज्म को अनुसरण किया है। गिरमिटिया देशों में तो भारतीय संस्कृति ने इतनी गहरी पैठ पहुंचाई हुई है, बनाई हुई है कि उनको मिनी भारत कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का एक सबसे बड़ा योगदान आज के समय में जो दिखाई देता है वो है योग। योग दुनिया को भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है। आज विश्व के सभी देशों में योग का अभ्यास किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को सबसे लंबा दिन होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जो योग की वैश्विक स्वीकार्यता को का प्रमाण है। आज न केवल विश्व के कोने कोने में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विश्व योगा डे IDY मनाया जाता है, बल्कि वे विश्व के लोगों में इससे होने वाले लाभों, शारीरिक लाभों के कारण उनकी आदतों और दिनचर्या में शामिल हो गया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि मेरा ऑफिस ICCR, जो कि भारत सरकार के विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए नोडल एजेंसी है, वो योग दिवस मनाने के लिए भी नोडल एजेंसी है। और लास्ट ईयर ICCR ने मिशनों के थ्रू, एम्बेसियों के थ्रू लगभग 2000 से ज्यादा विश्व में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस बार भी विश्व के लगभग 2500 शहरों में योग दिवस पर स्थानीय जनता की भागीदारी में योग दिवसों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार आयुर्वेद, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, विश्व में प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। भारतीय जड़ी बूटियां, प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को अनेक देशों में अपनाया जा रहा है। योग और आयुर्वेद के अलावा भारतीय खाने की विश्व में न केवल विशिष्ट पहचान है, बल्कि विश्व के लोगों के खान पान में अपने टेस्ट और उपलब्धता की वजह से लोगों में प्रिय बना हुआ है। भारतीय व्यंजन अपने स्वाद के कारण विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान और योगदान रखते हैं। भारत ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है, जैसे शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में हुआ। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त के सिद्धांतों ने आधुनिक गणित की नींव मजबूत की। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। चरक ने चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा प्रदान की। बुद्ध ने पृथ्वी समत्ववाद, बुद्ध का सिद्धांत कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीवन का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, वह क्रिया प्रतिक्रियाओं और दूसरे तत्वों पर आधारित है। प्रत्येक वस्तु नश्वर और परिवर्तनशील है। यह बहुत बड़ा सिद्धांत विश्व में मान्य है। भारतीय संस्कृति इन योगदानों के साथ विश्व में अपनी अनूठी पहचान रखती है और अपनी एक स्पेशल जगह बनाए हुए है। इसी संस्कृति के आधार पर भारतीय भाषाओं में न जाने कितना साहित्य रचा जा रहा है और उस साहित्य के द्वारा हमारी संस्कृति को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है, जिससे विश्व के लोग भारत से जुड़े हुए हैं और भारत उन लोगों से जुड़ा हुआ है, जो कि साहित्य हमारे सब लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके अलावा हमारा संगीत, नृत्य, भाषाएं, जो विजुअल आर्ट कलाएं हैं, हमारी परफॉर्मेंस कलाएं, उनके द्वारा विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है और विश्व की कलाकृति को विकास में अपना अहम योगदान भी दिया है। जी जी। आज की संगोष्ठी में हमारे साथ बड़े बड़े विद्वान और अपने अपने फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोग उनके गहन विचारों से, विशिष्ट विचारों से बहुत ही लाभान्वित होंगे। हमारे बीच में रविंद्र जाहिद जी गेस्ट स्पीकर के रूप में हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट, फॉर्मर आर्ट एडिटर, राष्ट्रीय सहारा मीडिया से हैं।
डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी जो गेस्ट स्पीकर हैं, जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा की प्रिंसिपल साहिबा हैं। मुख्य अतिथि के रूप में नितिन मेहता जी हैं, जो यूके से हैं, एमबीए हैं, एमबीई हैं, जो इंडियन वेजिटेरियन एंड वेगन सोसाइटी के फाउंडर संस्थापक हैं। आज के सेशन की अध्यक्षता डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब कर रहे हैं, जो टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और सीसीआरटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में विजिटिंग फैकल्टी हैं। आशा है आप सभी लोग इनके विचारों से लाभान्वित होंगे और इन विचारों को आत्मसात करते हुए सकारात्मक विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मन्ना साहब से आगे की कार्यक्रम के संचालन हेतु आग्रह करूंगा और उन्हें बुलाना चाहूंगा। मन्ना साहब। जय हिंद सुनील कुमार सिंह जी। निश्चित रूप से आईसीसीआर के काफी आपके अनुभव हैं। आप ने इस तरह का कार्यक्रम जो कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक योगदान, आखिर हम लोगों ने क्या योगदान किया है। वसुधैव कुटुंबकम भी भारत के द्वारा ही दिया गया था, बाद में यस। ग्लोबलाइजेशन आया था। तो इतनी बड़ी संस्कृति को किस तरह से हम लोग यहाँ पर पोर्ट्रे करें, किस तरह से ये 588वें कार्यक्रम को एक बेहतर कार्यक्रम के रूप में युवाओं तक संदेश देने का कार्य करें, तो उसके लिए मैं बारी बारी से सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा और मैं बड़ा हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा नितिन मेहता जी का, जो कि इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिनके बड़े बड़े अखबारों में लेख छपते हैं। और डॉक्टर ए के मर्चेंट जी भी हम लोगों के आरजेएस फैमिली के बहुत ही स्तंभ हैं और काफी कार्यक्रमों में उन्होंने संबोधित किया है। रविंदर दास जी बिल्कुल नए हैं, लेकिन आज सुनेंगे हम लोग, उनके प्रतिभा से भी परिचित होंगे। डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी भी बहुत पुरानी आरजेएस की एक तरह से स्तंभ हैं, एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। तो अब आइए, डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी जो प्रिंसिपल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा की हैं, मैं सबसे पहले लेडीज फर्स्ट के रूप में सबसे पहले डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी को आमंत्रित करूंगा। सभी वक्ताओं से मैं ये चाहूंगा, मुख्य अतिथि को छोड़कर, कि वो 10 मिनट के अंदर अपने संबोधन को संपन्न करें, ताकि हम इंटरेक्टिव सेशन में भी कुछ सवाल ले सकें। डॉक्टर अभिलाषा गौतम। धन्यवाद मन्ना जी। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन को मेरा हार्दिक नमन प्रणाम। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को पा रही हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर अपने विचारों को साझा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। रविंद्र दास सर, डॉक्टर ए के मर्चेंट, नितिन मेहता सर, आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद भी कि इस मंच पर आए और मुझे आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का ये मौका मिला उदय मन्ना जी के द्वारा। सुनील कुमार सिंह सर ने एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट इस इवेंट को दे दिया है। उन्होंने एक गागर में सागर भरकर ये बताया कि किस तरीके से हमारी सांस्कृतिक विधाएं और परंपराएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं। मैं आरंभ करूंगी भारत से। भारत क्या? भा अर्थात उजाला, भा अर्थात प्रकाश। जहां पर भी भा धातु होगी वहां पर उजाले और प्रकाश की बात होगी। और रथ अर्थात लगा हुआ, जुटा हुआ, कोशिश करता हुआ। तो यह वह परंपरा है स्वयं में जो प्रकाश को फैलाने का काम करती है, उसमें जुटी हुई है। उस प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य भारत करता है। तो भारत स्वयं में एक परंपरा है, एक जीती जागती परंपरा, जिसने विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया, जिसने विश्व को संस्कृति का प्रकाश दिया। अब ये जो हमारी ज्ञान परंपराएं हैं, ये कई तरीके से पूरे विश्व में फैली। एक, जो ट्रेवलर्स भारत में आए वो यहाँ से यहाँ की परंपराओं को लेकर गए, और दूसरा हमारी जो भारत से दूसरे विश्व में हमारे विद्वजन ने, हमारे स्कॉलर्स ने बाहर विजिट किया, उसके थ्रू मर्चेंट जो हमारे बाहर गए, व्यापारियों के माध्यम से हमारी परंपराएं पूरे विश्व में फैली। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से शुरू करूंगी, कुछ ट्रैवलर्स के एग्जाम्पल से जो भारत में आए और यहाँ की परंपराओं को लेकर गए। मार्को पोलो जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि प्रीशियस स्टोन्स एंड पर्ल्स कितने ज्यादा भारत में फेमस हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने
यहाँ के टेक्सटाइल को नोटिस किया, यहाँ के मसालों को, स्पाइसेस को नोटिस किया, और ये देखा कि आइवरी और लग्जरी गुड्स कितने ज्यादा भारत में है। ये ट्रेवलर्स यहाँ से उन आइडियाज को लेकर गए। ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा नॉलेज ऑफ मेडिसिनल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। अपार्ट दैट, जब मैग्नेथीज भारत आए तो उन्होंने यहाँ की स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, यहाँ की ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अप्रिशिएट किया, और टैक्सेशन का जो एफिशिएंट टैक्सेशन का प्रोसेस यहाँ फॉलो होता था उसको उन्होंने बहुत नोटिस किया। एंड ही ऑल्सो नोटिस्ड कि किस तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना वेल मेंटेन्ड है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया पाटलिपुत्र का। जब वो पाटलिपुत्र जाते हैं तो वो वहां उस एरिया की भव्यता को देखकर, उसके मॉडर्न आर्ट को देखकर, उसकी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर ही वाज ओवरवेल्म्ड। So the urban planning that he noticed, he appreciated that. And he was also very much impressed with the productivity of the farmers. वो किसानों ने किस तरीके से अपने खेतों में कार्य किया, किसानों की खेती से वो बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे भारत में उस वक्त, उसको उन्होंने बहुत सराहा और आगे अपने लेखों के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाया। हम सब जानते हैं कि अल बिरूनी भी भारत आए, और जब अल बिरूनी भारत आए तो उन्होंने भारत की ज्ञान परंपरा को सराहा। उन्होंने मैथमेटिक्स को देखा, एस्ट्रोनॉमी को देखा, मेडिसिन को देखा, फिलॉसफी, ग्रामर और लॉजिक। और उन्होंने लिखा कि द हिंदूज पोजेस ग्रेट साइंटिफिक नॉलेज। उस वक्त में जब वो भारत आए तो वैज्ञानिक सोच लोगों की देखकर ही वॉज ओवरवेल्म्ड। नेक्स्ट, बहुत सारी और चीजें हैं, क्योंकि समय का थोड़ा लिमिटेशन है तो मैं सिर्फ बातें बहुत थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। इब्न बतूता हम सब जानते हैं। जब वो इब्न बतूता भारत में आते हैं तो ही नोटिस्ड कि यहाँ की लर्निंग, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इज वेरी रिच। एंड अगेन थ्रू हिज राइटिंग्स, थ्रू हिज ट्रेवल्स, उन्होंने पूरे विश्व में अपने भारत की इस ज्ञान परंपरा को बढ़ाया। अब बात करें कुछ देशों की जहां पर आज भी हम उन परंपराओं को देखते हैं जो बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल चाइना। चाइना के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में आज भी संस्कृत के लेख, संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट्स भारत से ले जाई गई हैं, और वो भारत से ले जाई गई मैन्युस्क्रिप्ट्स इंडिया में नहीं मिल रही, भारत में नहीं मिल रही। आप जापान और चाइना में मैन्युस्क्रिप्ट्स वो देख लेंगे जो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बनाकर रखी हुई है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक यही सेशन अटेंड कर रही थी तो वहां एक्सपर्ट आए हुए थे, तो मैडम ने हमें बताया कि जब वो रिसर्च कर रही थी इंडियन कल्चरल हेरिटेज में तो शी वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि जो इंडियन स्क्रिप्चर्स भारत में नहीं मिल रहे हैं उससे ज्यादा चाइना और जापान में मिल रहे हैं। सो दिस इज आयरनी एक्चुअली। नेक्स्ट, जापान में हम देखें कि जापान में माँ सरस्वती, माँ गणेश और इंद्रदेव की को अलग तरीके से, अलग नाम से पूजा जाता है, और उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं बेंटेन, काइंटेन और इंद्रदेव को भी इन अपने वो मुख्य गॉडेस में इंक्लूड करते हैं। और जो उनके सात मुख्य गॉड हैं जिनको वो मानते हैं जापान में, उनमें से माँ सरस्वती इज द ओनली फीमेल गॉडेस जिसको वो पूजते हैं, जिनको वो पीस, प्रॉस्पेरिटी, ज्ञान की देवी मानते हैं, जो हमारे भारत की कल्चर से उन्होंने लिया है। इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत बहुत कॉमन है ये तो, कि महाभारत और रामायण को एक नेशनल कल्चर के रूप में वहां पर फॉलो किया जाता है। और वहां के हिंदू टेम्पल्स आज भी रामायण की कार्विंग्स, और आज भी वहां पर प्ले होते हैं, रोल प्ले किए जाते हैं रामायण और महाभारत को लेकर। सो नेक्स्ट, कंबोडिया में विश्व में सबसे बड़ा, भारत के अलावा भारत से बाहर किसी देश की बात करें तो कंबोडिया में सबसे बड़ा टेम्पल है, अंगोर वाट करके टेम्पल है, जहां पर पूरा एपिसोड
जो समुद्र मंथन का एपिसोड है, महाभारत का एपिसोड है, रामायण का एपिसोड है, इट इज कार्व्ड ऑन द स्टोन्स। वो वहां पर स्टोन्स पे उसकी पूरी कार्विंग है। लाइकवाइज थाईलैंड में हम देखेंगे कि रामायण को नेशनल हेरिटेज के रूप में लिया जाता है। मंगोलिया में संस्कृत भाषा के वर्ड्स, इनफैक्ट पूरे यूरोप में देखें और इन कंट्रीज में तो संस्कृत भाषा को भी बहुत का पुट मिलेगा उनकी भाषा में। मंगोलिया में संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स एक आधार है वहां पर ज्ञान का। मॉरिशस में इंडियन ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। लाइकवाइज मालदीव्स में आर्कियोलॉजी मिलती है और यूरोप में संस्कृति और इंडियन फिलोसफी को फॉलो किया जाता है। ये तो कुछ देशों की बात हमने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडियन फैब्रिक की, जिसकी बात बहुत कम होती है जब भी कल्चर की बात होती है, बट कल्चर की बात कभी भी फैब्रिक के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो इंडियन फैब्रिक भी विश्व में उतना ही प्रख्यात रहा जितना कि भारतीय भाषाएं और भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के रूप में जो इंडियन फैब्रिक बाहर गया, वो चाइना, पर्शिया, इजिप्ट, रोमन एम्पायर में इंडियन फैब्रिक, जो हम मसलिन यूज करते हैं, मसलिन को कहा जाता था वोवन एयर या रनिंग वाटर या वेब ऑफ द विंड। इतना हल्का ये मसलिन होता था कि जो यूरोप के राजा महाराजा हैं, उनकी महारानियों के लिए इस मसलिन के फैब्रिक से अटायर बनाया जाता था और दैट वाज कंसिडर्ड एज वेरी रिच फैब्रिक, बहुत लाइट वेट, जिसको फैशन में यूरोप में बहुत ज्यादा वैल्यू किया गया। वही कैलिको फैब्रिक कालीकट से लिया गया था, जो चाइना में बहुत फेमस हुआ। तो यूरोप में जो हमारा फैब्रिक गया, उससे क्लोथिंग्स जो बनी, वो कर्टेन्स, अपहोल्स्टरी और बेड लिनेंस वगैरह, वहां पर हमारे ही जो कॉटन का फैब्रिक यहाँ से गया, खादी का फैब्रिक यहाँ से गया, उससे बना। सो इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया में जो हमारे वीविंग स्लाइड्स हैं, वीविंग स्टाइल्स हैं, जो ड्रेपिंग स्टाइल्स हैं, हमारे साड़ी पहनने का तरीका, उन तरीकों ने पूरे विश्व को कपड़े पहनने का, वस्त्र पहनने का, अनेक वस्त्र कैसे होते हैं, चाहे हम कश्मीर में पश्मीना की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर से पश्मीना की बात करें, कॉटन की बात करें, इवन जो डाई और जो छापे का काम हमारे राजस्थान में है, वो भी कल्चर भारत से ही पूरे विश्व में गया है। सो वी शुड बी वेरी प्राउड कि हमारे पास इतना ज्यादा एनरिच्ड कल्चर है। नेक्स्ट, खाना। कल्चर का एक मुख्य भाग है खाना। इंडियन कुजीन। इंडियन कुजीन में जो इंडियन ट्रेडर्स थे, मॉन्क्स और स्कॉलर्स थे, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में 2000 वर्ष पहले जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, तो वहां पर टर्मरिक का यूज, जब इंडिया ने ट्रेडिंग शुरू की, तो टर्मरिक का यूज तब दूसरे विश्व में शुरू हुआ। लाइकवाइज जी कोकोनट अभिलाषा मिल्क। अभिलाषा जी, हाँ आई एम समराइज कर फिनिशिंग दीजिएगा। सर, आई एम फिनिशिंग सर। कोकोनट मिल्क का यूज, स्पाइसेस का यूज, और जो हमारे भारतीय मसालों में माना जाता है काला सोना, काली मिर्च, वो भारत से गई। एंड रोटी, सबसे बड़ा जो हमारी थाली का स्वाद, रोटी, मसालों का स्वाद, वो पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति से गया। इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं मन्ना सर, थैंक यू। हम्म, मैंने जी कोशिश थैंक की यू। कि मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर दूं। धन्यवाद सुनने के लिए और मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी। और आप जानते हैं कि हम लोगों की जो संस्कृति रही है, जैसा अभिलाषा जी ने बताया, खान पान और रहन सहन, ये भी संस्कृति विश्व में कई जगह जब हमारे लोग जाते हैं तो वो लेकर जाते हैं, फिर वहां पर वहां के लोग भी कुछ अपनाते हैं। पड़ोसी अगर घर में आते हैं विदेश में, तो वो लोग भी उस चीज को, और खास करके सुनील जी ने जिस तरह से रखा विषय को, तो हम लोग संस्कृति को लेकर जितना ज्यादा श्रद्धा रखेंगे अपनी संस्कृति, अब आदिवासी संस्कृति की अगर बात करें तो विश्व में कहाँ नहीं इस तरह की संस्कृति है, विश्व में भी है, लेकिन भारत के जो आदिवासी संस्कृति है उसको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। संस्कृति तो संस्कृति होती है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसकी महानता है। नफरत नहीं करना चाहिए। संस्कृति कबाइले ट्राइबल जो हैं, उनकी संस्कृति अपने आप में भी महान है।
ये सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि संस्कृति हर देश की महान होती है, हर राज्य की महान होती है, और हर क्षेत्र की महान। अब मैं सीधा बुलाना चाहूंगा रविंद्र दास जी को, जो कि इंडियन कंटेम्पोररी सीनियर आर्टिस्ट हैं और फॉर्मर आर्ट एडिटर, राष्ट्रीय सहारा, नोएडा। रविंद्र दास, स्वागत। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और पॉजिटिव मीडिया को भी कि इतना अच्छा आयोजन किया, जिसमें आज हम लोग सब लोग भारतीय संस्कृति का वैश्विक योगदान इस पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, मुझे भी आपने शामिल किया है। सबसे पहले अभी अभिलाषा जी ने जो कहा कि किस तरह से हमारे यहाँ लोग आए, विभिन्न माध्यमों से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ पूरी दुनिया में। उसमें आज के समय की अगर हम बात करें तो पहले तो व्यापारिक नेटवर्क से फिर बौद्ध धर्म के लोग आए गए। आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। इंटरनेट के माध्यम से हम ग्लोबली एक साथ जुड़ गए हैं। अब हम नहीं कह सकते कि कोई भी देश हमसे दूर है। एक दूसरे जगह की संस्कृति इतनी मिलजुल गई है, हम एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही स्पष्ट आ रही है। बिल्कुल। तो हम कला की दुनिया में अगर हम बात करें तो पिकासो से बड़ा कोई नाम नहीं है। सबसे चर्चित नाम पिकासो है। और पिकासो के कार्यकाल को अगर देखें, पेंटिंग्स को देखें, तो सबसे पहले पिकासो अपनी रियलिस्टिक शैली को छोड़ करके फिर अफ्रीकन शैली की ओर प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की बहुत तारीफ की। मिथिला पेंटिंग की बारीक लाइनों का बहुत चर्चा किया उन्होंने, और विभिन्न दुनिया के विभिन्न देश के लोगों का ध्यान गया। यहाँ के मिथिला पेंटर्स को भी दुनिया के सब देशों में आप आज उसका असर देख रहे होंगे कि शायद ही कोई देश है जिसके प्रमुख म्यूजियम में मिथिला पेंटिंग का संग्रह नहीं है। भारत में बाद में म्यूजियम बना, लेकिन विदेश में पहले म्यूजियम है। जापान के हासेगावा ने अपना एक पर्सनल म्यूजियम बनाया जो सिर्फ मिथिला पेंटिंग का है, और उनमें भारत के जितने भी पद्मश्री चित्रकार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कृत चित्रकार हैं, सबका संग्रह उन्होंने किया। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हुआ। आज स्थिति यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा कलरफुल, सबसे ज्यादा एक्सेसिबल, मतलब अब विदेश से सीधे बायर्स या सीधे दर्शक या खरीदार सीधे गांव पहुंचते हैं, मिथिला के गांव में, और उनसे पेंटिंग ले जाते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, अपने संग्रहालयों में संग्रहित करते हैं। ये इतना बड़ा अवसर मिल रहा है भारत को, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए कि पेंटिंग देख करके लोग चमत्कृत होते हैं। हमारे देश की परंपरा, हमारी संस्कृति ही इतनी जीवंत और प्राचीनतम है कि इससे लोग प्रभावित होते हैं। और सिर्फ मैं बात करूंगा चित्रकला की नहीं, सभी कलाओं को लेकर के ऐसा है। चाहे चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, वास्तुकला हो, संगीत कला हो या साहित्य हो, सभी ने विश्व में अपना प्रभाव पैदा किया है। यही वजह है कि विश्व के कई देशों के लोग यहाँ की कलाओं को सीखने के लिए भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और यहाँ आते भी हैं। जैसे अभी मैं वास्तुशिल्प कला की बात करता हूँ। भारतीय मंदिर के डिजाइन की जो गुंबद है, उससे आप देखेंगे पूरे एशिया में जो बौद्धिस्ट कंट्री है उसमें पगोरा टेम्पल जो बना है, पगोरा, वो प्रभावित है, मतलब भारतीय वास्तुशिल्प से प्रभावित है। उसी तरह से मुगल आर्किटेक्चर के गुंबद और बारीक जाली के काम से पूरी दुनिया प्रभावित है। पूरी दुनिया के वास्तुशिल्पियों ने उससे अपनाया और उससे नई खोज की, नए तरह के आर्किटेक्चरल डिजाइन किए। वर्ली पेंटिंग का भी यही हालत है। वर्ली पेंटिंग भी पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुआ है और बहुत लोग उससे प्रभावित होकर अपनी नई शैलियां बना रहे हैं। अब अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में अभी सुबोध गुप्ता और रकीब शाह सबसे ज्यादा चर्चित कलाकार हैं, जो पूरी दुनिया में चर्चित है। उनकी कलाकृतियां लोग देख रहे हैं, अपने संग्रहालयों में संग्रहित कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि सुबोध गुप्ता बिहार के ग्रामीण क्षेत्र खगोल के रहने वाले हैं, और बिहार से सबसे ज्यादा विस्थापित होते हैं मजदूर। बिहार से लोग नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कला को विस्थापन से केंद्रित किया, विस्थापन को मौलिक रूप से दर्शाया। दूसरे कलाकार जो रकीब शाह हैं,
वो भी कश्मीरी हैं और कारपेट बुनने का काम करते हैं। उनका व्यवसाय रहा है कारपेट बुनने का। उनकी कलाकृतियों में भारतीय पौराणिक और मिथक से जो विषय लिए गए हैं उनको चित्रण करते हैं नई शैली में। वो कालीन बुनने की कला को उन्होंने आधुनिक कला में परिणत किया। और आप आश्चर्यचकित होंगे, दुनिया के सारे जो अच्छे म्यूजियम है, बेस्ट म्यूजियम है, उसमें उनकी कलाकृतियों का संग्रह हो रहा है। अब एक कलाकार का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो है तो भारतीय लेकिन ब्रिटिश मूल के हो गए हैं। मतलब ब्रिटेन ने उनको अपना लिया, अपने देश की बना लिया। आज वो ब्रिटिश नागरिक हो गए हैं, ब्रिटिश कलाकार कहे जा रहे हैं। वो है अनीस कपूर। अनीस कपूर दुनिया में बहुत ही चर्चित मतलब मूर्तिकार हैं और बहुत ऊंची ऊंची मूर्ति शिल्पों का उन्होंने संग्रह किया। उनके विशालकाय मूर्ति शिल्प की रचना करते हैं। तो ये कितने गौरव की बात है कि ब्रिटेन ने अपना जो लंदन ओलंपिक के लिए सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट का निर्माण उनसे करवाया, अनीस कपूर से, जो 115 मीटर है और लंदन की सबसे ऊंची मूर्तियों में से शामिल है। तो आप देखेंगे कि आधुनिक कला, मूर्ति कला, इनमें कितना ज्यादा असर रहा कि भारतीय कलाकारों को विश्व में जगह मिल रही है और वो अपने देश का ब्रांड आइकॉन बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिनेमा की भी। सिनेमा ने भी दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को फैलाया और उस बहाने भी लोग आकर्षित हुए। सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान करें भारतीय सिनेमा में तो राज कपूर का नाम आता है। और राज कपूर का नाम खास करके रूस के कल्चर से बहुत जुड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज कपूर की फिल्मों का अन्य भाषाओं भले ही डबिंग ना हो लेकिन रशियन में डबिंग जरूर हुआ करता था। इसका कारण है कि वहां अकेले उनके एक फिल्म आवारा के लिए 6 करोड़ दर्शकों ने देखा। 6 करोड़ दर्शक मामूली बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा बात होती है। यही वजह है कि उनको अथाह प्रेम मिला। आप गूगल करेंगे तो एक चित्र आपको मिलेगा गूगल पे। जब मॉस्को एयरपोर्ट पे राज कपूर गए थे तो उस जगह उनकी पूरी की पूरी टैक्सी को वहां के लोगों ने कंधे पर उठा लिया था। इससे बड़ा सम्मान और क्या मिल सकता है। और वहां की फिल्मों की जो विचारधारा थी वो उस समय भारतीय जो वामपंथ से जुड़ी हुई विचारधारा थी वो थी, तो इसीलिए उनको सूट भी करता था, उन्हें पसंद भी आता था। खास करके एक गाना जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ वहां कि जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर, ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ पूरे रूस में। यही वजह थी कि राज कपूर जब भी जाते थे तो अपने साथ कलाकार समूह को ले जाते थे और सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। साहित्य के बारे में तो हम सब जानते हैं कि साहित्य में बहुत ही ज्यादा असर रहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रहे जिनके गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद फिर गीतांजलि श्री जिन्हें बुकर प्राइज मिला। तो आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय साहित्य को, भारतीय चीजों को सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको ट्रांसलेट भी किया जा रहा है। भारत की बहुत से रीजनल भाषाओं के साहित्य को अब अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। तो हम साहित्य को भी देख रहे हैं कैसे ग्लोबली इससे लोग जुड़े हैं। और पुरानी बात अगर लें तो वेद, उपनिषद और भगवत गीता जैसे ग्रंथों को तो कई जगह उनका मंचन हुआ, उनका अनुवाद हुआ और वहां के साहित्य पर उसका असर पड़ा। अब बात करेंगे हम, जैसे आप देखिए गीतांजलि श्री की जो बुकर प्राइज वाली जो किताब थी रेत समाधि, उसको कितना लोकप्रिय बनाया, कितना उससे पहले आप सर विलियम जोन्स का भी नाम आप ले सकते हैं जो कालिदास की शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और यूरोप के रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए जितने भी साहित्यकार थे जैसे गेटे जैसे लेखकों पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। जी जी यार रविंद्र दास जी, थोड़ा हाँ समय रही जब करना होगा। बिल्कुल। जैसे डांस में ही आप देखें, कथकली केरल के गांव से शुरू होने वाला शास्त्रीय नृत्य है लेकिन आज पूरी दुनिया में चर्चित हुआ है। रतन थियम नाटक की बात करें तो रतन थियम जैसे मणिपुरी रीजनल भाषा में करने वाले, उनको ग्लोबली पेरिस में, लंदन में जाकर के उनका मंचन हुआ। कर्नाटक के यक्षगान जैसे जीवंत परंपरा है जिसको थिएटर में बहुत अच्छी जगह दी गई। तो हम देख रहे हैं करीब करीब सभी कलाओं को ग्रीस कर्नाट की बहुत सारी, जैसे बहुत दो नाटक खास करके बहुत फेमस हुआ, है वदन और तुगलक, जिनको कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, दुनिया की बहुत अच्छे जगहों पे मंचन हुआ।
इब्राहिम अलका जी, जिन्होंने आधुनिक थिएटर का जनक कहा जाता है, इनकी भी बहुत नाटकों का मंचन हुआ। और हबीब तनवीर, जिनके चरणदास चोर का बहुत मंचन हुआ, उसमें कई लोक कलाकारों को शामिल किया गया। तो यहाँ के रीजनल चीजों को भी ग्लोबली उनको प्रोजेक्शन मिला। तो मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब सभी कलाओं का वैश्विक असर हुआ। और हम इस बात से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण है, अभी भी बना हुआ है। जय जय हिंद। तो अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक योगदान है। तो बहुत सारी नई नई जानकारियां जो है हमारे गेस्ट दे रहे हैं। रविंद्र दास जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी ने, और आज के जो सह आयोजक हैं सुनील कुमार सिंह जी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनील कुमार सिंह जी के पिताजी की स्मृति में हम लोगों का ये अभियान है। सुनील कुमार सिंह जी के पिताजी, जो कि आज के को ऑर्गेनाइजर हैं, उनके पिताजी की स्मृति, क्योंकि आरजेएस का ये मुहिम है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो हम लोग इस तरह से किताब के अंदर भी इनके फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। तो एक ये बात बतानी थी। इसके अलावा मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से कि हम लोग नितिन मेहता जी जो मुख्य अतिथि हैं, इनके हाथों अनावरण करने का, कि अगला कार्यक्रम हम लोग 28 फरवरी जून को करने जा रहे हैं, और वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही बैठक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उदय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि ऑनरेरी इंचार्ज हैं आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच के नोएडा के। और नोएडा में ही आजादी का सबसे बड़ा मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है सेक्टर 62 में MDME में, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, बहुत बड़ा कैंपस है। 300 लोगों के साथ आजादी पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा गुड़गांव, बहादुरगढ़, दिल्ली और फरीदाबाद, उसमें भी योजना है। और वहां पर हम लोग 28 जून को संडे को 4 बजे से बैठने वाले हैं। ये ऑनलाइन भी होगा। वे यहाँ पे जो ऑडिटोरियम है उसकी भी फोटो दिखाई गई है। इसके बाद 29 तारीख को जो हम लोगों का 6 दिनों का साधक ओम प्रकाश जी वीडियो बना रहे थे, वीडियो संदेश, उसको सेमिनार के रूप में हम लोग 29 जून को शाम 7 बजे से करेंगे, जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं। ये नीति अरोड़ा जी इस कार्यक्रम को लेकर आई हैं, जिसमें कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और शायद ये पहला दूसरा मौका होगा जहां पर हम लोग एक एमएलए, जो कि भगवान दास कबीरपंथी हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग लाए हैं। कबीरपंथी हैं इसलिए, और स्वीटी पॉल जी भी रहेंगी। तो हम लोग कबीर के जो उनकी साखियां, उससे क्या सफलता मिल सकती है युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का, 649वें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत कबीर जी, हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। और ये अनावरण हो गए बैनर का। कार्यक्रम 28 और 29 दोनों दिन होंगे। 30 तारीख को न्यूज़लेटर लॉन्च होगा, जिसमें कि पूरे महीने की गतिविधियों का डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। हर महीने न्यूज़लेटर प्रकाशित होता है, और किताब के रूप में 200 पेज की किताब होगी। वो 7 अगस्त को आजादी पर्व के मुख्य कार्यक्रम में, जिसमें कि उम्मीद है कि हमारे मुख्य अतिथि भी आएंगे, जो ब्रिटेन से आएंगे, इंग्लैंड से। नितिन मेहता जी MBE आज के मुख्य अतिथि, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, फाउंडर इंडियन वेजिटेरियंस एंड वीगन सोसाइटी, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो मुख्य अतिथि का सादर आमंत्रण करते हैं। आरजेएस PBH आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के 588वें कार्यक्रम है। जब भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, वैश्विक योगदान क्या है, तो इस पर क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे नितिन मेहता जी? स्वागत है सर। नमस्कार सबको, मंच पर नमस्कार विराजमान सब महानुभावों को नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सर नमस्कार, आवाज आ रही है। ठीक है। तो अच्छा, ये जो प्रश्न हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और तुम्हारे लिए हमारे लिए भी कुछ अलग है, क्योंकि हम तो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम बाहर की दुनिया में रहकर इस परिस्थिति को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति कैसे अपनाई जा रही है, कैसा उसका अप्रिशिएट हो रहा है। तो पहले हम इतिहास में देखेंगे तो बहुत प्राचीन काल से भारत ने, हिंदुस्तान ने सारी दुनिया पे इन्फ्लुएंस रखी है। तो पहले हम शुरू से करेंगे अब के टाइम से। तो पिछले 20-25 साल से ऐसा हुआ है कि भारत से बहुत से लोग यहाँ देश विदेशों में आ गए हैं। ये सब IT स्पेशलिस्ट है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, जिनको इन देशों की बहुत जरूरत है। तो एक ऐसा माहौल बन रहा है यहाँ कि उनके साथ आ रहा है हमारी संस्कृति
और हमारा विचारधारा, हमारा खाना पीना सब आ रहा है। तो आप देखेंगे कि हमने यूके में हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बन गए अपने यहाँ। तो ये जो परिस्थिति हम देख रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि कुछ 75-77 ईयर्स पहले हमें आज़ादी मिली और उसके बाद यहाँ की राजधानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हमारा ही भारतीय प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा, तो ऋषि सुनक। और कितने प्यार से और कितने गौरव से उनके रूम में, उसके ऑफिस में गणपति की मूर्ति होती थी। दिवाली पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर वो अपने रंगोली करते थे और बहुत ही प्राउडली सारी दुनिया को कहते थे कि मैं हिंदू हूँ और गर्व से हिंदू हूँ। तो ये जो बात है इतनी बढ़ रही है कि हमें तो बहुत आनंद हो रहा है। तो दो बात है जो इसको पुश कर रही है, एक तो है योग और दूसरा है वेजिटेरियनिज्म। ये दोनों, जैसे योग दुनिया की देन है, वेजिटेरियनिज्म भी दुनिया की एक बड़ी भारत की देन है। तो आज यहाँ लाखों लोग अंग्रेज वेजिटेरियन बन गए और उसकी भावना जो है वो तो है हेल्थ की दृष्टि, दूसरी दृष्टि से, परंतु सबसे ज्यादा इनकी दृष्टि से है कि वो प्राणियों के तरफ करुणा चाहते हैं। ये जो बात बौद्ध भगवान की बात है, महावीर की बात है, यह बात सब भारत से ही निकली हुई है और लाखों अंग्रेज आज उसको अपना रहे हैं और लाखों लोग ऐसे अंग्रेज हैं जो भारतीय खाना बना सकते हैं आज उनके घर में। और जो अंग्रेज भारत वेजिटेरियन बनता है उसके बाद उसको भारत आना होता है, उसको मेडिटेशन करना है, उसको योग करना है, ये सब इंटरकनेक्टेड चीज है। तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ शिवानंद योगा सेंटर है, आप वहाँ जाएंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। वेरी हाईली एजुकेटेड अंग्रेज लोग बैठे हैं, महिला और पुरुष, और भजन गा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और योग कर रहे हैं। ऐसे लाखों लोग कर रहे हैं और योग तो यहाँ गलियों गलियों में हो रही है, उसका हो रहा है। तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है। अ, अभी हमने ये देखना है कि हम लोग ने ऐसा क्या किया है कि हमारी यहाँ हमारी संस्कृति को इतनी सपोर्ट मिल रही है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। हम लोग जो है, हम 25 साल पहले नहीं आए थे यहाँ, हम लोग कुछ 35-40 साल पहले यहाँ आए थे और हमारे पिताजी जो लोग थे वो अफ्रीका गए थे। सो 1930s एंड 1940s में जब भारत में गंभीर गरीबी थी तो लोग वहां से निकल जाते थे 15-16 साल के। मेरे मेरे फादर 16 साल की उम्र से निकल गए थे। वो मुंबई जाके बोट में बैठ जाते थे और पता भी नहीं होता कि कहाँ जाएंगे। तो कोई केनिया पहुंच गया, कोई माडागास्कर पहुंच गया, कोई कहाँ पहुंच गया। उस जमाने में वो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, ऐसे हजारों लोग, मैं केन्या की बात कर रहा हूँ, वहां सेटल हो गए। और हमारी जो कास्ट की परंपरा है वो इतनी मजबूत है कि जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जो सुथारी जो कास्ट के थे वो सुथारी काम करने लगे। जो आर्किटेक्ट पहले से होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो आर्किटेक्ट का काम करने लगे। और आप नहीं मानेंगे, सारा जो जंगल था अफ्रीका उसको हमने मॉडर्न देश बना दिया। और आज भी आप केन्या जाएंगे तो आप देखेंगे आपको छोटा सा भारत लगेगा। उसमें बात हमने एक अच्छी इसी ये करी है कि वहाँ के लोग के साथ हम मिलजुल के रहते हैं। आप मानेंगे कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था मोई, वैसे तो वहाँ का प्रेसिडेंट हमारे भारत जैसे प्रेसिडेंट नहीं होते डेमोक्रेटिक, वहाँ तो काफी वो होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती है। फिर भी वो मोई जो था वो जब भी निकलता था गांव, दूसरे गांव के जाने के लिए, तो हमारे गुजराती परिवार के घर ठहरता था और कहता था कि अम्मा, माँ, जो पराठे तुम बनाती थी ना वो मुझे खाना है और वो पराठे में खा के यहाँ से आगे चलूंगा। तो देखेंगे आप हमारे खाना की जो जो हमारी ट्रेडिशन है कैसे फैल गई। दूसरी बात यह है कि जब अफ्रीका में, केनिया में कुछ बहुत हार्ड काम करने का होता था, बहुत ही डिफिकल्ट काम, तो हमारे लोग उसको कहते थे हरम्बे।
हरम्बे के का नाम लेके कोई भी जो डिफिकल्ट काम करना था, कुछ खींचना था, पुल करना था, वो हरम्बे करके करते थे। आज केनिया में हर हराम्बे हरम्बे एक सबसे बड़ा वहाँ का नाम है, कोल है। अफ्रीका केनिया में जब भी कुछ बड़ा काम करना होगा तो ये बोलेंगे हराम्बे, वहाँ के अफ्रीकन भी। और आज वहाँ हम देखेंगे कि संस्कृति और धर्म का प्रचार कैसे हुआ। तो पिछले 25 30 40 50 सालों में बहुत से स्वामी जी हमारे वहाँ भारत से आगे यहाँ आ गए। तो उसमें नाम आप सबसे जानते हो, सबसे आगे नाम है अपने हरे कृष्ण फाउंडर के का। उसके बाद अपने थे दूसरे जो मेडिटेशन करा रहे थे, वो नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। ये लोग ने इस धर्म की स्थापना कर दी यहाँ आके। और आप देखेंगे कि हर रोज यहाँ की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में शाम को आप हरे कृष्ण मंत्र सुनेंगे। और आज 50 साल से हरे कृष्ण मंत्र चल रहा है हर रोज शाम को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। सोचेंगे आप कि जिस मुल्क से आजादी छुड़ाने के लिए हम लोग ने कितनी कितनी कोशिश की थी, कितनी डिफिकल्टीज हुई थी, उसी देश के हाई स्ट्रीट में हरे कीर्तन होता है। अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले यहाँ रथ यात्रा हुई थी। और जब ये रथ यात्रा आप देखते सिटी में, तो आपको लगता कि आप किसी भारत में किसी रथ यात्रा देख रहे हो। ये ही माहौल अफ्रीका में है, यही माहौल अमेरिका में है, यही माहौल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में तो आप जितना भी भारतीय ज्ञान देंगे ना, उतना कम है। उनको इतना प्रेम है हमारी संस्कृति से। आप क्रोएशिया ले लीजिए, पोलैंड ले लीजिए, ये सब देश। और ये वो भी कहते हैं कि एक समय था कि भारतीय संस्कृति हमारे इलाके में थी, और उसका सबसे कनेक्शन है संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा आप देखेंगे तो जर्मनी के लोगों के साथ मिलती जाती है, रशिया के लोगों के साथ मिलती जाती है, ईस्ट यूरोपियन लोगों के साथ मिलती जाती है। और आप इनको ले लीजिए फिलीपाइंस को। अभी फिलीपाइंस को आप सोचेंगे ये तो कुछ नहीं होगा हमारा कनेक्शन। आप नहीं मानेंगे, कुछ 500 साल तक फिलीपाइंस में हिंदू राजा थे। ये तो जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने सब का सब सर्वनाश कर दिया, सब संस्कृति का सर्वनाश कर दिया। ऐसे ही साउथ अमेरिका में कंप्लीटली भारतीय संस्कृति थी। हमारे शिप साउथ इंडिया से साउथ अमेरिका जाते थे, और यही लोगों ने वहाँ भारतीय संस्कृति एस्टैब्लिश की थी। परंतु जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने सब की सब लाइब्रेरीज को विनाश कर दिया, सब संस्कृति को विनाश कर दिया, और सब जो मूर्तियां प्रतिमा होती उसको तोड़ दी। वही बात रही ग्रीस में। एक समय ऐसा था कि ग्रीस कंप्लीटली हिंदू तरफी था। और अभी भी आपके उनके फिलोसोफर्स को देखेंगे तो वो धोती पहन के आप उसके फोटो देखेंगे, और ये ओपनली कहते थे कि हम विष्णु पुजारी है। उसके बाद वहां बौद्ध धर्म बहुत ही चला, परंतु जब क्रिश्चियन धर्म आया, उन्होंने उसको नाम निशान कुछ नहीं रहने दिया। एक सब के सब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये ऐसा चल रहा था। तो मैं जैसे कह रहा था कि हमने थोड़ी हिस्ट्री देखनी है कि हमारी सक्सेस का कारण क्या है। एक तो हम शांति प्रिय लोग हैं। सो यहाँ अमेरिका में क्राइम में भारतीय लोग सबसे कम, एजुकेशन में सबसे आगे, बिजनेस में सबसे आगे, कोई भी फील्ड में आप देखेंगे तो भारतीय आगे है और अहिंसक है, और वो कानून का पालन करता है, और वो जो देश में रहता है उस देश का वो अच्छा सोचता है। ये ही हमारी सीक्रेट है, और ये सीक्रेट से हम काम करेंगे तो एक बार ऐसा ही आएगा कि सारी दुनिया में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे बात हुई थी कि शकुंतला की, अभी शकुंतला जो प्ले कालिदास ने लिखा था, वो हम थोड़े पीछे जाते हैं, हम आगे से अभी थोड़े पीछे जा रहे हैं। कि जब हम पूरे गुलाम थे दुनिया के, ब्रिटिश के, उस वक्त भी यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे
वो सोच रहे थे कि ये संस्कृति तो कितनी आगे है कि ये शकुंतला जैसा प्ले हमने हमारी वेस्टर्न प्ले सिस्टम में ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो वो शकुंतला कितनी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई और उसको सबसे ज्यादा जर्मनी लोगों ने अपना लिया। जर्मन लोग तो अभी तक ये कहते हैं, अभी एक एक टाइम ऐसा था कि जर्मन को ऐसा कह रहा था कि न्यू कंट्री बोर्न ऑफ संस्कृत। इतनी संस्कृत भाषा वहाँ प्रचलित थी और अभी भी है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में कैसे कैसे हमने तो मैं जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि आप देख लीजिए जर्मनी की बात मैंने की। तो उसके बाजू में मैसिडोनिया है। तो हमारे एक संस्कृत गुरु थे दुर्गा प्रसाद शास्त्री। वो मैसिडोनिया गए थे और होटल में ठहरे थे। उसका रूम का नंबर था 234। तो उस वक्त उन्होंने जब चाबी लेने गए काउंटर पर, तो जो महिला थी उसने बोला रूम का नंबर 234। और दुर्गादास सोच रहे थे कि मैं मैसिडोनिया में हूं या मैं बनारस में हूं, क्योंकि बिल्कुल वही शब्द संस्कृत में नंबर वही है। और वो सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि ये संस्कृत भाषा यहाँ मैसिडोनिया तक पहुंची है। तो बात यह है कि हम लोग कहते हैं, हम सोचते हैं कि बिलीव करते हैं कि रशिया और ये देश ऋषि देश कहला जाता था। और यहाँ के अभी भी यहाँ की नदियाँ, यहाँ के शहर और संस्कृत नाम से जुड़े हुए हैं। और मोस्क तो यहाँ का बड़ा रशिया का बड़ा नाम है मोस्क। और मैंने जैसे कहा था नॉर्थ इंडिया, आई मीन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, मायन कंट्रीज, सब में हमारी पहचान थी। इजिप्ट जो रिवर नाइल है उसको हम संस्कृत में नील नदी कहते थे, उसको ब्लू कहते थे, ब्लू उसमें से पड़ा है नील। और ये अंग्रेज लोग जब ये आए थे वो सोच रहे थे कि ये नाइल का सोर्स क्या है, कहाँ से नाइल निकलती है और सारा अफ्रीका में उसका पानी पहुंचता है। तो अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद वो वाराणसी गए थे और एक साधु को मिले। तो साधु ने नक्शा निकाला और उन्होंने कहा कि जो आप ढूंढ रहे हो वो तो बहुत आगे है। उसके आगे है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के आगे है पर्वत, उसके नाम है सोमगिरी। सोम मतलब मून, गिरी माउंटेन्स। तो आज वो ही कोंगो में मून माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। वहां से पानी निकलता है, सारे इजिप्ट तक जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कहां कहां तक भारतीय लोग पहुंचे थे पुराने जमाने में। और जापान की तो बात हो गई और चाइना की भी बात हो गई। और मैं अभी दो तीन कोटेशंस बताऊंगा आपको कि लोगों ने इस संस्कृत के बारे में क्या कहा है। तो उसके पीछे, उसके पहले भी आप जाएंगे तो जब हम गुलाम थे उस वक्त भी हमारे साइंटिस्टों ने कितनी कंट्रीब्यूशन की थी। आप जानते हो जगदीश चंद्र बोस, हमने सीखा स्कूल में कि ये टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई किसी अंग्रेज ने डिस्कवर की थी। हकीकत में चंद्र बोस ने डिस्कवर की थी और आज वो कबूल भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी एग्री करती है कि ये सारी इलेक्ट्रिसिटी बात है, ये जो टेलीफोन आया उसके बाद ये सब जाए, वो सब इन्वेंशन जगदीश चंद्र बोस का था। उसके बाद आप रामानुजू के बात में तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कितना उनका कंट्रीब्यूशन था। ये थे येल प्रगदा सुब्बाराव 1895 टू 1948। उन्होंने आज जो हम कहते हैं ना कीमोथेरेपी, उसको जो बिगिनिंग, जो उसकी डिस्कवरी थी वो उन्होंने की थी। और उसके आगे हम जा सकते हैं मेघनाथ साहा, अभय अस्कर, प्रफुल्ल चंद्र रे, ये सब 1870s 19th सेंचुरीज के लोग थे। उसके बाद उसके पीछे तो और भी लोग थे, हम जानते हैं नागार्जुन, हलयुद्धा, श्रीधारा, पिंगला, इन लोगों ने मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, साइंस में बहुत ही डिस्कवरीज की थी। तो जल्दी से मैं बताऊंगा कि ये लोगों ने, कई लोगों ने भारत के बारे में क्या कहा है, तो ताकि हमें मालूम हो कि हम कहाँ से आ रहे हैं। तो विलियम ड्यूरन जो अमेरिकन हिस्टोरियन था उसने कहा था, इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस and Sanskrit the mother of European languages. India was the mother of our philosophy
of most of our mathematics, of the ideals embodied in Christianity, of self-government and democracy. In many ways, Mother India is mother of all. तो आगे हम देखते हैं कि ये जर्मन था विलियम फ्रेडरिक, उसने बोला देयर इज नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इवन ग्रीक व्हिच हैज द क्लैरिटी एंड द फिलोसॉफिकल प्रेसिशन ऑफ संस्कृत। और आगे हम देखते हैं कि ये जो विलियम बटलर था उन्होंने भी काफी अच्छा लिखा हुआ था। और रॉबर्ट ओपनर जिसने जब एटम बॉम्ब बनाया उसने कहा था कि टू द इंडियन ऋषिज द डिवाइन प्ले वाज द इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्मोस थ्रू काउंटलेस इयॉन्स। और वो उसने भी जो एक्नॉलेज किया था कि ये जब प्रलय होता है इसके डिस्क्रिप्शन भागवत गीता में उससे पहले हो गई थी। और ऐसे कई लोगों ने बहुत बार इंडिया के बारे में कहा। और ये सब हमें जानने की जरूरत है क्योंकि जब हम अंग्रेज के गुलाम हो गए तो हमारी जो हिस्ट्री सब चेंज हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जो समय है, ये समय जिसमें आप और हम जिंदा है, वो इतना अमूल्य समय है। ये समय बहुत समय के बाद आता है, शायद 1000 साल के बाद आ रहा है, कि जिस संस्कृति को दबाई गई, जिस संस्कृति पर इतने जुल्म हुए, आज वो संस्कृति फिर से उसके पांव पर खड़ी है और आगे जाने के लिए तैयार है। और उसमें आप और मैं उसके हमारा हिस्सा है। हमने उसमें अपना रोल निभाना है, किरदार निभाना है। तो हमने सबने अपने आप को पूछना है, मैं इस संस्कृति के लिए क्या करूंगा, मैं इस संस्कृति के लिए क्या करूंगा कि वो विश्व गुरु बने। जैसे हमने बात की थी, हम लोग यहाँ क्रिसमस पे अंग्रेजों को वेजिटेरियन खाना खिलाते हैं। हम उनको कहते हैं आपका क्रिसमस है, बट आप जानवरों को मत खाइए, हम आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाएंगे। और आप नहीं मानेंगे कि हमारी इनके साथ दोस्ती इतनी बढ़ रही है, ये कितने हमारे तरफी हो जाते हैं और जो हम कहते हैं वो मानने लगते हैं। तो बात ऐसी है कि क्योंकि हम किसी के पर हमारा जो है, हम दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम प्रेम से हमारी बात करते हैं, हम किसी के साथ वायलेंस नहीं करते हैं, इसलिए इंडियंस को सारी दुनिया में लाइक किया जा रहा है। और हम सब साथ होके उदय जैसे लोग हैं, तो हम ये एक भविष्य देखना चाहते हैं कि ये भारत भूमि, ये पवित्र भूमि फिर से दुनिया को कैसे आगे ले जाएगी। जय हिंद सर। ऐसा लग रहा था जैसे सुनते ही रहे आपकी बातों को। मुख्य अतिथि के रूप में निश्चित रूप से आपने बहुत अध्ययन भी किया है, इंग्लैंड जाकर अपने आप को MBE के अवार्ड, भारतीय मतलब भारत गौरव एक तरह से है, जो कि पद्म विभूषण के कैटेगरी का अवार्ड है, आपको इंग्लैंड में जाकर मिला है। तो आप वेजिटेरियन बना रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति है, निश्चित रूप से अगर वेजिटेरियन होते हैं तो जीव हत्या रोकने में बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग अलग से एक कार्यक्रम भी लाएंगे शाकाहारी उस पे। और आप जैन समाज से हैं, तो जैन हुए, बुद्ध हुए, अहिंसा परमो धर्मा, और गांधी जी ने उसको किस तरह से फैलाया विश्व शांति के लिए। तो हम लोगों की संस्कृति तो महान है। आध्यात्मिकता का ले लीजिए उदाहरण है, वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों ने दिया, जो पूरे विश्व को परिवार। और RJS PPH भी राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार और विश्व एक घर मानता है। यही है सकारात्मक सोच, सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों और भाषाओं और खान पान का अनोखा संगम हम लोगों के पास है। और हम लोगों ने योग दिया अभी 21 जून को जो मनाया गया है, पूरे विश्व को भारत की देन है विश्व योग दिवस। इसके अलावा हम लोगों ने ध्यान दिवस दिया, संयुक्त राष्ट्र ने उसको 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में। बताइए, मेडिटेशन को, ये भारत की चीज थी जिसको की मान्यता विश्व भर में मिली है। तो गर्व करने के लिए बहुत कुछ है और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए सुनील कुमार सिंह जी इस विषय को लेकर आए हैं कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक योगदान क्या है। अब आइए उस दिशा में चलते हैं हम लोग। और ये भी बता दें कि सुनील कुमार सिंह जी के पिताजी की स्मृति में ये भी RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से
अपने उन प्रियजनों को याद करता है। ये हम लोगों की एक मुहिम है, किताब के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। आप लोग भी अपने प्रियजनों को किताब के अंदर प्रकाशित करवा सकते हैं 20 जुलाई तक। 20 जुलाई लास्ट डेट है, जिसमें कि हम लोग किताब के अंदर 7 अगस्त को रिलीज होगी किताब, तो वो करने जा रहे हैं। अब आइए एक ऐसी शख्सियत जो डॉक्टर कर्ण सिंह जी, जिसके चेयरपर्सन हैं और आप सेक्रेटरी जनरल हैं, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, विजिटिंग फैकल्टी CCRT, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर AK मर्चेंट जी। तो हम लोग बड़े अनुग्रहित हैं कि डॉक्टर कर्ण सिंह जी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आपके सौजन्य से हम लोगों को सुनने का इस मंच पर मौका मिला था। तो डॉक्टर AK मर्चेंट साहब, अध्यक्षीय संबोधन में आज हाँ भारतीय जी संस्कृति को कौन जी सी दिशा विश्व भर में ले जाना चाहेंगे? बिल्कुल। हाँ डॉक्टर AK नहीं, मर्चेंट। हमारे उदय मन्ना जी और हमारे सभी वक्ताजन, मुख्य अतिथि जन, RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया और सभी हमारे दर्शक जन जो भाग ले रहे हैं और जिसको बाद में भी पता चलेगा, आज का ये सुनहरा शाम 25 जून का जिस तरीके से हमारे उदय मन्ना जी ने आयोजित किया है और उसमें हमारे को चुन चुन के जो हमारे वक्ताओं की तरफ से भारतीय संस्कृति पर इतनी सुंदर बातें हमें बताई गई, कुछ बातें तो हम भूल चुके थे, तो वो हमारी यादें सारी ताजा हो गई। और हम चाहेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी है जेन जी, उनको ये पता चले कि हमारे सभ्यता, क्योंकि मुझे जब संस्कृति की चर्चा हम करते हैं तो एक बहुत सारी सभ्यताओं का मिलन भी है, क्योंकि संस्कृति हमें अपनी सभ्यता से मिली है और भारत और चीन यही दो एक जीवित सभ्यता आज भी है। क्योंकि मैं सभ्यताओं का शोध करने वाला या छात्र रहा हूं और 10,000 वर्ष के दौरान आप देखेंगे 21 सभ्यताओं का नींव रखा गया, वो अपने चरम सीमा तक पहुंचा और फिर इसका पतन हुआ, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी जीवित है। तो वैदिक जमाने से, वैदिक फ्रॉम द टाइम ऑफ द वैदिक एजेस, जैसे हमारी सभ्यता का मिलन अलग अलग जैसे जैसे इतिहास के पन्ने खुलते गए, तो हमने सभी अन्य सभ्यताओं को भी समाया है। तो एक हमारी समावेशी संस्कृति है और इसलिए आज पूरे विश्व भर में भारतीयों का इतना सम्मान, इतना उनको पसंद करते हैं। जहां भी हम जाते हैं तो वहां बहुत अच्छी तरीके से हम घुल मिल जाते हैं, क्योंकि हम वो जो विविधता में एकता की बात हम समझ पाते हैं। हम हमारी जो भी संस्कृति है, जिस तरीके से पूरे विश्व भर में उसका योगदान हुआ है, वो इतने प्रेम पूर्वक तरीके से हुआ है कि कभी भी दूसरे अगर आप देशों के बारे में देखें तो वो लोग ने अन्य लोगों पर आक्रमण किया, बहुत सारे करोड़ों की संख्या में लोगों को बंदी बनाया, दूसरी जगह से जो भी उनको धन संपत्ति मिल सका उसको उन्होंने लूटा। इस तरीके से वो अपने संस्कृति या सभ्यता या समाज का विकास किया। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, न तो हम किसी समाज पे, किसी लोगों पर गुलामी की, न तो हमने उस पर आक्रमण किया, न तो हमने उनके जमीन छीनी, बल्कि हमने उनको, भारत एक ऐसा प्रतीक है कि हमने सभी विश्व के लोगों को यहाँ पर अपने ही साथ लेके हम आगे बढ़े। हमने कभी भी किसी को भगाया नहीं। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में 1893 में पहली बार लोगों को संबोधित किया और कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो इतना ज्यादा वो लोग को हृदय में ये छू गया कि वो लगभग 5 मिनट तक उनका सम्मान, उनकी प्रशंसा करते रहे। और फिर उन्होंने बाकी जो लेक्चर्स दिए उसमें उन्होंने बताया, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमी भी थी, बहुत सारे गलत विचार भी थे। क्योंकि ये बात हमने अभी सुनी, हमारे जितने भी वक्ता थे, श्री सुनील कुमार सिंह जी, डॉक्टर अभिलाषा गौतम की तरफ से, हमारे श्री रविंद्र दास की तरफ से और हमारे मुख्य वक्ता श्री नितिन मेहता जी की तरफ से। तो मेहता जी, तमने तो खबर छे, हूँ पण गुजरात नो छू,
तो आपने प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बट गुजरात में રહેવાનો મોકો नहीं મળ્યો क्योंकि हमारे दादा दादी गुजरात छोड़कर वो लोग बर्मा बस गए थे और बर्मा से हम लोग जब भारत आए तो पश्चिम बंगाल में रहा। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है व्यक्तिगत में थोड़ा बताऊं कि गुजरात से म्यांमार, म्यांमार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से गोवा, गोवा से फिर बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से फिर कलकत्ता आया, फिर कलकत्ते से मैं झारखंड चले गया, झारखंड से फिर महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से फिर जम्मू कश्मीर और फिर वापस चेन्नई आया। फिर मेरे पिताजी को मैंने कहा कि मुझे आपके बिजनेस में इतनी रुचि नहीं है, मैं तो एक समाज सेवक और एक शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहता हूं। तो दिल्ली में मेरे को एक अवसर मिल रहा है तो मैं दिल्ली आ गया। और आज भी क्योंकि मेरा जो जब संस्कृति के योगदान की बात आती है तो मैं शिक्षा के माध्यम से हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं और हमारे जो युवा हैं उनके साथ आदान प्रदान करना मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और उनको मैं बताता हूं कि हाउ इंडिया हैज बीन एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल द डिफरेंट सिविलाइजेशंस। बहुत सारी चीजें जैसे आपने हमारे मेहता जी ने बताया कि आवर इन्फ्लुएंस, हमारा जो प्रभाव पूरे विश्व भर में है। और बिल्कुल सही कहा कि कॉलोनियल टाइम्स में जब यूरोपीय देश पूरे विश्व पे हावी हो चुके थे तो वो जहां भी गए वहां के लोगों की जो आदिवासी या वो जो लोकल जो संस्कृति थी उसको दबाया और उन्होंने अपने ही दृष्टिकोण से जो इतिहास रचना चाहा उन्होंने रचा। लेकिन आज वो सब सही तरीके से प्रस्तुत हो रही है कि भारत का योगदान पूरे विश्व में कितना था। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बात हमारे उदय मन्ने जी ने जो कार्यक्रम आयोजन किया उसके माध्यम से जन जन को पहुंचेगा। और मैं अपना समय कम ही रखना चाहूंगा क्योंकि हमें हमारे जो दर्शक जन हैं जो प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सहभागी, उनको भी मैं सुनना चाहूंगा। तो मेरे को भारतीय संस्कृति का, जैसे श्री उदय जी ने बताया, मैंने बहुत कुछ हमारे आदरणीय डॉक्टर करण सिंह की तरफ से सुना है और फिर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाल्मीकि प्रसाद जी रहे, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताया है, पुस्तकें रची है। और खास करके एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा कि आवर सिविलाइजेशन इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल सिविलाइजेशंस। ये बहुत सारी सभ्यताओं का मिलन है क्योंकि इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। अब उसको हम वो पन्नों को तो हम जला नहीं सकते, भुला नहीं सकते हैं। जो हुआ है तो हुआ है, तो लेकिन उसकी जो सकारात्मक सोच है, सकारात्मक जो भी चीजें हमें मिली है, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे बाहर के लोग भी आके हमारे पर शासन किया, अब हम क्या कर सके। तो बेस्ट इज टू लुक एट द पॉजिटिव साइड, सकारात्मक दृष्टि से उसका हमें क्या लाभ पहुंचा, उसके आधार पे कैसे हम आगे चल सकते हैं। और ये जो अमृतकाल का दौर है हमारे लिए, और एक जो विकास की बात हम कर रहे हैं कि 2047 तक, और ये आजकल नई नई किताबें भी आ रही हैं। आई एम रीडिंग अ लेटेस्ट बुक, इट इज कॉल्ड द ईरा ऑफ इंडिया। उसमें वो लेखक बता रहे हैं कि कैसे एक समय था जब यूरोपीय देशों ने किस तरीके से पूरे विश्व में अपना दबाव डाला, किस तरीके से लोगों को इतना ब्रूटल, इतना यानी शोषण किया, प्रताड़ित किया, हिंसा जताया इत्यादि। लेकिन आज वो सारे जो यूरोपीय देश हैं या इवन अमेरिका है, दे आर ऑन द डिक्लाइन। सो इंडिया इज ट्रूली द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आज आप देखिए G7 में, आप देखिए जहां पर भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो किस तरीके से वहां के लोग सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि वहां के जो देश के नागरिक हैं कितना उन्हें सम्मान देते हैं। तो वो देख रहे हैं कि ट्रूली इंडिया इज ऑन द राइज। और जिस तरीके से हम अपने योजनाएं बनाई है और जिस तरीके से हमारे जितने भी प्रकल्प हैं वो वास्तव में हमें 1947 तक
जो ये अमृतकाल के दौर से हमें विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है वो अवश्य हम पूरा करेंगे। तो इसमें हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो जेन जी है, उनको ये हमें जागरूक करना होगा कि देखिए, सकारात्मक सोच के लिए आप पूरा अपना सामर्थ्य जताएं, एक व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर, क्योंकि भारत विश्व का हिस्सा है और हमारे पास अभी भी जो कुछ देने के लिए है वो बहुत है, और हम चाहेंगे कि विश्व के दूर दूर जन जन तक। मैं अपने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बहुत ही हमें सुनने को मिलता है। आज हमारे पिछले 1 महीने से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो पूर्वी उत्तर के जो हमारे 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर है, उनके अलग अलग फिल्म्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज। तो उससे हम कितनी अच्छी जागरूकता हमें मिल रही है कि मेघालय में क्या था, मणिपुर में क्या था, अरुणाचल के क्या था, त्रिपुरा, आसाम, फिर ये मिजोरम, सिक्किम, अलग अलग उनके जो अवार्ड विनिंग जो फिल्म्स है वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी भारत का आप देखिए, हर साल तमिलनाडु को किस तरीके से वाराणसी से जोड़ा गया, किस तरीके से हमारे दिल्ली में आदिवासी जितने भी लोग हैं उनकी जो प्रतिभा, उनकी जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसका यहाँ पे प्रदर्शनी होता है, और स्वयं हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं यहीं पर आपको फिर से हृदय से धन्यवाद, आभार जताते हुए आप अब मंच खोले, और हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा और वो मैंने नोट्स भी किए यहाँ पर, और फिर से आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और विशेष करके उदय मन्ना जी, मैंने नोट कर लिया है 28 का, फिर आगे वह जो दूसरे भी डेट्स आपने जो बताए 7 अगस्त 7 अगस्त और का हम भी है। गुजारिश करेंगे मुख्य अतिथि नितिन मेहता जी से भी, क्योंकि अतिथि देवो भव में सम्मिलित भी करते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि 7 अगस्त ब्लॉक कर लें आप लोग। और जितने स्पीकर हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग जितने स्पीकर इस मंच पर आए हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, उनको हम लोग आमंत्रित करेंगे। तो डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी, बहुत अच्छा आपने से हमारा प्रेम सब के बारे में बताया है, और हमारे सारे जो मंचासीन अतिथि हैं वो सभी उपस्थित हैं। और एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि सुनील कुमार सिंह जी, जो विदेश मंत्रालय में सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, ये कार्यक्रम वो लेकर आए हैं। देखिए, हम लोगों का ये डॉक्यूमेंटेशन आरजेएस पीबीएच मंच करता है, लेकिन को ऑर्गेनाइजर हम लोग फैसिलिटेट करते हैं को ऑर्गेनाइजर को। आपकी इच्छा है किसी भी विषय पे जो सकारात्मक हो, क्योंकि ये सकारात्मक भारत उदय ग्लोबल मूवमेंट है, इसमें देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी मंचासीन अतिथि तो दिखाई दे रहे हैं। जोड़ना चाहूंगा, जब हमारे डॉक्टर करण सिंह आईसीसीआर के चेयरमैन रहे तो मैं अक्सर जाता था आजाद भवन, और हमें कई अवसर भी मिलते थे। तो अब हमारे श्री सुनील कुमार सिंह जी को भी हम अपना ईमेल आईडी देंगे, ताकि कोई भी कार्यक्रम हो तो हमें भी वहां पे भाग लेने का सौभाग्य दे। आप अभी भी आईसीसीआर में हैं, तो वैसे मैं सीसीआरटी तो द्वारका में है, वहां पर हर महीने 2 या 3 कभी लेक्चर्स होते हैं। आज भी उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। उसमें वो 20 कितना है वो 50 इयर्स ऑफ क्या है इमरजेंसी का, 25 इयर्स हो गया ना, 25 साल। आज ही मनाया जा रहा है ना, 25 और फिर मैं जून देख रहा था कि एनसीईआरटी की पुस्तक में भी 1975 एनसीईआरटी की जी हाँ, पुस्तक डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, भारतीय संस्कृति को लेकर हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से युवाओं को काफी संदेश देगा। और 7 अगस्त को 125 युवा, 150 भी हो सकते हैं, 300 लोगों में से 50% युवा आ रहे हैं, क्योंकि वो संबोधन करना बहुत जरूरी है। युवाओं को सकारात्मक मंच से जोड़ना भी बहुत जरूरी है। और हम लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के द्वारा, जिसमें कि स्टूडियो, जो कि पॉजिटिव मीडिया डायलॉग वहां पे होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, और ऑडिटोरियम का नाम है नेल्सन मंडेला ऑडिटोरियम, सेक्टर 62 नोएडा में है। और वहीं पे हम लोगों का आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच की 28 जून को बैठक कर रहे हैं, ताकि उसकी पूरी रूपरेखा, 300 लोग आएंगे तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। तो उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी नए पॉजिटिव ब्रांच के ऑनररी इंचार्ज बनाए गए हैं। वो मीटिंग होगी 4 बजे से। तो मंचासीन है सभी लोग। और मैं ये भी बता दूं कि आप लोग अगर ऑडियो में हैं
तो वीडियो में आ जाइए, क्योंकि ये आपका मंच है, आपके लिए है, आपके द्वारा ही ये सजाया जाता है। ज्योत्सना तिवारी जी हैं, मनमोहन जी हैं, प्रीति कुमारी, संजू दास जी, स्वीटी पॉल जी। और स्वीटी पॉल जी अपने दिवंगत पति की स्मृति में 11 जुलाई को जब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो उस दिन वो जीवन साथी को याद करेंगे। देखिए, आरजेएस का ये सकारात्मक सोच जो है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, अगर आपने अपने परिजनों को इस पुस्तक में शामिल नहीं किया है तो कृपया आप इस ओर आगे बढ़िए। हम लोग तैयार बैठे हैं। संजू दास जी, कौन साक जी लद्दाखी, और डॉक्टर आरती पाठक जी, आर.एस. कुशवाहा जी, उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, नितिन बारिया जी ने मैसेज भी किया है, और मनोज कुमार जी, मुस्कान कुमारी जी। आप लोग तो हमारे मुख्य अतिथि आपको देख नहीं पा रहे होंगे, तो कृपया नितिन बारिया जी, आपने तो मैसेज भी दिया है, और आपके मैसेज को अगर पढ़ के सुनाऊं नितिन बारिया जी, और डॉक्टर आरती पाठक जी ने भी तारीफ की है मंच की, और नितिन मेहता जी की खासकर उनके संबोधन को, और सभी अतिथियों को भी काफी अप्लॉज कर रहे हैं लोग। तो नितिन बारिया जी ने लिखा है कि वेरी वेल एक्सप्रेस्ड नितिन भाई, perseverance to the faith and root is the what you see the tree of vegetarianism and yoga and bhajan blossoming as fruits of the seed faith। इस तरह से अपने उद्गार को प्रकट किए हैं। तो वीडियो में भी आ जाते आप लोग, तो एक बार हम लोग भी परिचित हो जाते आपसे। और ज्योत्सना तिवारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं AIA, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और ज्योत्सना जी ने जोड़ा होगा। और आप सब वीडियो में अगर आ जाए, अगर संभव हो तो हम लोग भी आप लोगों को पहचाने। और 7 अगस्त को आप लोगों को हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे। अभी मैं नंबर दे रहा हूं और आप लोग आइएगा। तो क्या क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का वैश्विक योगदान पर, क्या पूछना चाहेंगे हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं मंचासीन, उनसे केवल सवाल, और किनसे आप पूछना चाहते हैं वो नाम बता दीजिएगा। एक्चुअली 8:30 तक मुझे जाना पड़ेगा, 8:30 तक, क्योंकि हमारी जी, एक क्लास होती है हर थर्सडे को अभी 4 मिनट है, 4 मिनट है जी। मैंने उन सबको कहा। मेरे ख्याल से बहुत बातें समझ में आ गई हैं, मुझे लग रहा है कोई बहुत ही सुंदर जी। बात है। तो अब मैं ही पैनलिस्ट से पूछ लेता हूं छोटे छोटे जवाब। अच्छा, कि व्हाट विल, मतलब माई रोल इन एनहांसिंग पॉजिटिव वैल्यूज एट होम एंड अब्रॉड, मतलब हमारी क्या भूमिका हो सकती है जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं भारतीय संस्कृति की हो या अन्य विषयों में, तो उसको देश में और विदेश में फैलाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये हमें समझाएं। क्योंकि 7 अगस्त का ये विषय लिया जा रहा है कि अलग अलग स्पीकर आएंगे, अलग अलग विषय के प्रख्यात लोग आएंगे, तो वो पॉजिटिव वैल्यूज को अपने अपने विषय में कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने अपने विषय में कुछ बताएं। जैसे नितिन मेहता जी अगस्त में कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, और आजादी के अमृत महोत्सव का जो अमृतकाल का प्रोग्राम होगा वो सप्ताह भर होगा। तो 2 तो इंग्लैंड से निर्धारित हो गया है, और रश्मि मिश्रा जी हैं, इंडियन इंस्पायरिंग वीमेन की अध्यक्षा है, तो वो भी एक कार्यक्रम इंग्लैंड से, एक मॉरिशस से कार्यक्रम है। 3 तो विदेश से अभी निर्धारित हो गए हैं, बाकी नोएडा में हो रहे हैं। दिल्ली में हम लोग 24 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो भी 6 महीने की उपलब्धियां हैं और कौन लोग आगे आए हैं कि 6 महीने तक किसने मशक्कत की है, वो मीडिया के सामने हम लोग लेकर आएंगे। तो अपना रोल बताइए पॉजिटिव वैल्यूज या इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। आपके मन में क्या आता है, क्योंकि आप एज ए स्पीकर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बुलाया जाता है, तब आते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता है, कि मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता है। विषय पे तो बातें हो गई हैं, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यूज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर आप कोई मार्गदर्शन देना चाहें तो आप बताएं, और उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है। सबसे पहले ये AK मर्चेंट साहब। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इफ यू वांट टू प्रमोट ब्रांड इंडिया, तो वो हमारे स्कूल, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां से शुरू होना चाहिए। हमारे देश में 26.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं, 15 लाख स्कूल्स हैं। तो इट्स अ रेप्यूटेशन, जो भारत की जो एक छवि बनी हुई है, एक भारत का नाम है, वो ऐसे नहीं बना है। ये हजारों वर्ष
वैदिक जमाने से उस समय से धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक, चॉइस बाय चॉइस, तो हम अपने बच्चों को इस तरीके से प्रोत्साहित करें और इस तरीके से उनको एक आध्यात्मिक शक्ति दे कि वो जो भी निर्णय लेते हैं, खास करके वो ये नकारात्मक जी चीज या जी भौतिकता की आपकी ओर बात ना आ जाए। गई। तो AK मर्चेंट साहब, emphasis आप on तैयार हैं? ethics. आप Yes. तैयार हैं स्कूल में जाने हाँ, के लिए? आपने कहा भी yes, कि मैं इन चीजों yes. में बहुत इंटरेस्ट है आपका। हाँ, मेरी रुचि है, because that's how you shape तो coming वो generations. वो आने वो वाली समय आ पीढ़ी। गया है, वो समय आ गया है। जी। और अभिलाषा गौतम जी, आप तो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर ही हैं, प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी। क्या मेरी आवाज आ रही सर आप लोगों को? कौन बोल रहे हैं? हाँ फुनसुक जी, कौन लद्दाखी। बोल रहे हैं? हैं? फुनसुक लद्दाखी, लद्दाख से बोल रहा हूँ। ओ या सर वीडियो मिस्टर में नहीं, फुनसुक लद्दाखी। हाँ, अभी मैं लद्दाख में था। ये सर हमारे वीडियो में नहीं है लद्दाखी साहब। वीडियो हाँ, मुझे ऑन करना नहीं आ रहा सर, थोड़ा अनाड़ी हूँ लेकिन अच्छा आवाज अच्छा, सुन रहा हूँ। नहीं आप बोलिए नहीं, लद्दाखी साहब, आपको बोलिए हाँ, मिस्टर बोलिए फुनसुक अपना रोल लद्दाखी इज लद्दाख अ में वेरी रहकर किस तरह फेमस से कर सिंगर। सकते हैं पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर। सर मैं हाँ, समझता हूँ सर, हिंदुस्तान को अगर प्रमोट करना है तो साइंस ऑफ माइंड एंड मैटर जो मेडिटेशन है उसको ऊपर yes, लाना चाहिए। हाँ, वी योग, मस्ट पुट इसमें तो योग भी आ थर्स्ट गया ऑन है। योगा एंड मेडिटेशन विच आई टीच अराउंड द वर्ल्ड सर। ओ ग्रेट। And that is the All only you way have you to got do to be is a to press model of go. India in action. There is a video. हाँ, ठीक है, वीडियो So वाला आप if दबाइए, आपका Merchant चेहरा Sahab, दिखेगा। Merchant Sahab, thank you very much for including me. Yes, I teach yoga and meditation around the world, sir. great. Now आज आप लोगों से जुड़ गया तो Merchant साहब से फिर पूछ के मैं अपना योगदान दूंगा सर। यस, और हमारे फुनसुक जी बहुत अच्छे गायक भी है। अभी हम हाँ, लोग ले गुनगुना भी लेता गए हूँ। थे, वहां पे भगवान बुद्ध के जो अवशेष का जी, दर्शन भी करने का हमें सौभाग्य मिला। और मिस्टर फुनसुक ने जिस तरीके थैंक यू। से युवाओं को की प्रतिभा का उत्साहित किया, तो प्लीज, एक्चुअली इट्स वेरी इजी टू शो योर फेस। हमारा जो अभी वीडियो सर का है ना, मेरे उस बच्चों ने मुझे मदद नहीं किया सर, मेरे बच्चे हैं सब ओ, अंदर भाग गए, आज चेहरा नहीं देखा पा रहा हूँ सर, बिकॉज ओके, फिर कुछ ठीक छेड़ है। दूंगा वो बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, हमारे फुनसुक जी का चेहरा भी बहुत ही सुंदर है। थैंक यू He's थैंक यू a थैंक यू handsome थैंक यू guy. मर्चेंट साहब। लेकिन Yes. सर चलिए मेडिटेशन योगा में योगदान नेक्स्ट। दे सकता हूँ सर आप लोगों को, ठीक है। मेडिटेशन योगा में। अच्छा, great. We will take your help. Now that जी you have got connected श्री with उदय मन्ना जी, जी वो आपको आपके साथ संपर्क में रहेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी हाँ, नेक्स्ट कोई बात करना चाहें तो आइए। अच्छा, मैं बोलूं? एक्चुअली हाँ, हाँ, मुझे जाना हाँ, पड़ेगा। जी जी, तो थैंक यू डॉक्टर। हाँ, आपका आज्ञा, आपसे इजाजत लेता हूँ। सारे हमारे थैंक यू आदरणीय वक्ताजन, 7 अगस्त नोट कर लीजिएगा। हाँ, मैंने 7 नोट अगस्त किया है। और बाय आपके नेम इसके इनविटेशन जाएगा। जी जी, और जो अच्छा, लोग जुड़े हुए हैं 8368626368 9811705015, यस, हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे और केवल आमंत्रित इनवाइटी ओनली प्रोग्राम होने जा रहा है। अच्छा, हाँ, इट्स बाय इनविटेशन ओनली। यस, हाँ, बाय नेम इनविटेशन जाएगा डॉक्टर AK मर्चेंट जी। क्षमा चाहता हूँ, बट आई हैव टू लीव नाउ। थैंक यू, तो जी, थैंक यू सर, आप जुड़े। थैंक यू सर, हाँ, जय नेक्स्ट हिंद सर, बताइए, जय हिंद। समय संपन्न हो रहा है शुभ रात्रि जी। तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाएं, लेकिन पहले नितिन मेहता जी से जानना भी चाहेंगे। अभिलाषा गौतम जी से रह गया था, वो तो इंस्टीट्यूट में है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। लेकिन एक भी बैठक हम लोगों की आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा में नहीं हुई है। काफी सालों से जुड़ी हैं डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी। हम लोग अभिलाषा गौतम जी को बाय नेम 7 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाएंगे। जी अभिलाषा गौतम जी। ना जी, वैल्यूज को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम उनको खुद फॉलो करें। तो मेरा मानना है कि हम खुद उन वैल्यूज को अपना खुद को एक रोल मॉडल क्रिएट करके, और जैसे मर्चेंट सर ने बोला, AK मर्चेंट सर ने बोला कि एजुकेशन इज द टूल, कि हम अपने बच्चों में वो वैल्यूज डाल सकते हैं, तो वो एक माध्यम सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी मैं मेहता सर से जरूर विचार सुनना चाहूंगी, सर वेट कर रहे हैं। थैंक यू। कोई हाँ, तो मैं कहना चाहता था कि सबसे अच्छा संस्कार आप आपकी फैमिली में ही देख सकते हो। तो हमारे गुरुजी है, वो कहते हैं कि दिन में एक बार सब फैमिली ने साथ बैठ के खाना चाहिए, और उसमें
आदान प्रदान होगा, बातें होगी बच्चों से, और कुछ भी अच्छी बातें सुनको मिलेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि आजकल हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें भी बात बिगड़ जाती है। तो कम से कम एक बार साथ बैठ के खाना चाहिए, और कम से कम एक बार घर में आरती होनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरत है। ये चीज देख के अब हमारे बच्चे भी ऐसे करेंगे। हम हमारे पेरेंट्स को देख कर ये कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे ये देख कर करेंगे कि ये करने वाली चीज है। भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और कुछ भी अच्छा काम करना चाहिए। और मैं तो चलो ये बात निकली, मैं प्राइवेटली कह रहा हूँ। मेरे पास यहाँ छोटा गार्डन है, तो मैं सोच रहा था मैं सब सुबह से निकल जाता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, कुछ तो करूँ कि मेरे कर्म अच्छे हो मेरे स्वाद के लिए, दूसरों के स्वाद के लिए के नहीं। क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएंगे किसी को पता है, और मनुष्य जन्म मिलेगा कि या नहीं मिलेगा किसी को पता है। तो कुछ अच्छा कर्म कर ले। तो नाश्ते के पहले मैं हर रोज यहाँ कबूतर आते हैं, उनको मैं दाना डालता हूँ। और जब वो खाते हैं तो इतने मन में शांति होती है कि उसके बाद सारा दिन कुछ भी हो वो आसान लगता है। तो ऐसा कुछ हमारे लाइफ में रेगुलर कुछ हम कर सके ना, जिसे कहते हैं पॉजिटिव, तो काम बहुत हो सकता है। और जल्दी से एक प्रमोशन भी कर लेता हूँ। ये बुक मैंने लिखी है, एंशिएंट इंडियाज इम्प्रिंट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। ये आपको, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए सर, ऊपर हाँ पुस्तक। हाँ, हाँ, ये तो ये आपको ये मैं ये तो नेट अमेजोन पे में भी देखा है बेच, हमने सर, नेट पे देखा हाँ है शायद, ये हाँ किताब है अवेलेबल ना? हाँ, ये है। अमेजोन में भी आपको मिल सकती है। और हाँ इसमें सारा कुछ हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में हमने लिखा जी है। जी। और एक बहुत ही जल्दी बात कहनी थी कि जो हम कह रहे थे, हमारे धर्मगुरु कह रहे थे कि कुछ भी करें आप, तो समय, काल और परिस्थिति देख के करें। तो एक चीज आज बदल रही है, उसको समझने की जरूरत है। और वो है कि आज जो मिडल ईस्ट के जो इस्लाम है और जो सब कॉन्टिनेंट का इस्लाम है, उसमें बहुत फर्क है। जो मिडल ईस्ट का इस्लाम है वो हमारे तरफ नजदीक आ रहा है। अब जो योगा का दिन गया है, हाँ, तो सऊदी अरेबिया में हजारों सऊदी अरेबियन पुरुष और महिला योगा कर रही थी। ऐसे भी दुबई में कहाँ कहाँ पर, हाँ, उनको जो हमारी संस्कृति का एप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस्लाम के भी कई वो होते हैं डिफरेंसेस। तो मिडिल ईस्ट के जो इस्लाम है वो हमारे के साथ अभी बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली मिक्स हो रहा है। जी धन्यवाद। और ये नंबर चैट बॉक्स में दे दिया गया है, जो लोग भी जुड़ना चाहें, क्योंकि ये 2047 तक का ये महाअभियान है और कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। जैसा हमने बताया कि 28 जून को हम लोग फिजिकल और वर्चुअल दोनों मन्ना बैठक जी, करने जा रहे हैं। मन्ना मन्ना जी, ये जी आ गई आपकी बैनर भी बन के आ गया हमारा। एक वाह बार वाह, चेक एक कर बार लीजिए। दिखा दीजिए। 28 जून का ये बैनर भी आ गया। ये है जी बैनर। थोड़ा दूर कीजिए, थोड़ा हाँ दूर जी, कीजिए, दूर कट जा रहा है, थोड़ा दूर से दिखाइए। तो दिखा दो। उस- अपना कैमरा ठीक कीजिए, कैमरा कैमरा पर ले आइए, कैमरा पर फोकस कीजिए। एक सेकेंड। आपने वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल हो गया, नहीं नहीं, वर्टिकल ही है। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। कैमरा ये एडजस्ट नथनी कीजिए। हाँ अब ठीक है। नथनी पकड़। चलिए, आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच नोएडा, उदय शंकर सिंह हाँ, कुशवाहा जी इसके ऑनरेरी इंचार्ज बने हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग अन्य राज्यों में और देश विदेश में भी इस तरह के पॉजिटिव ब्रांच के द्वारा जो है ना, इसमें क्या है, एक कार्यक्रम पूरे 30 दिन 31 दिन में सिर्फ एक कार्यक्रम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। और हम लोग, क्योंकि किताब की खूबसूरती जो है कार्यक्रम, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आरजेएस की ओर से किया जाता है। तो बहुत अच्छा। उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, 28 तारीख को हम लोग 7 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों पर, और जो किताब है, जो पुस्तक माला सीरीज है, 7वीं किताब है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये हम लोग एकलौता है
जो कि अपने कार्यक्रमों का न केवल सोविनियर बल्कि पुस्तक के फॉर्म में उसको लेकर आ रहे हैं और देश विदेश में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। अतिथि देवो भव के अंतर्गत हम लोग विदेश से आने वाले लोगों को ट्रेस करेंगे कि 7 अगस्त को हम लोगों के कार्यक्रम में कौन लोग आते हैं। तो वो हम लोग पहले भी 7-8 कंट्री के लोग आते रहे हैं प्रोग्राम में। राष्ट्रीय पर्व है तो हम सभी को मिलकर मनाना चाहिए और राष्ट्रीय पर्व में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, आगे आना चाहिए। चाहे कोई भी संस्था बनाए, अगर हम कहीं नहीं जुड़ रहे हैं तो जुड़ना चाहिए। तो ये है। रविंद्र दास जी, लास्ट में आप पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, उस पर 2 शब्द आप बताएं। तो अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट करे बिना मत बोलिए। जी अभी जी जैसा कि बोलिए। अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि पॉजिटिव वैल्यू हमसे शुरू होता है, हमसे ही बच्चों पे जाता है, ठीक है। और जब तक हम बच्चों में नहीं डाल पाएंगे तो अगली पीढ़ी तक कहाँ पहुंचा पाएंगे। तो जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, मैं कला क्षेत्र की ही बात बताता हूं। मैं शहर में सबके ड्राइंग रूम में देखता हूं किसी भी कलाकृति को फ्रेम करके नहीं रखते हैं। तो आप कैसे बताएंगे कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को हम बचा रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम खुद नहीं करते हैं तो हम आगे जनरेशन में कैसे बढ़ाएंगे। तो चाहिए जैसे हम पुराने अपनी इतिहास को, परंपरा को सहेजते हैं। जैसे कि अभी बताया मेहता जी ने कि जब तक हम आरती नहीं करेंगे, जब तक हम शुरुआत योगा से नहीं करेंगे तो हम नए जनरेशन में कैसे देंगे चीज। तो इसीलिए हर क्षेत्र में हमें अपनी परंपरा, संस्कृति को बताना पड़ेगा बच्चों तक, और तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी मोटिवेट होंगे। जी हाँ, तो युवाओं और बच्चों के साथ काम करने का मार्गदर्शन आप दे रहे हैं और मुझे लगता है कि जब भी आरजेएस को जरूरत होगी आप भी बिल्कुल, तैयार रहेंगे। बिल्कुल ठीक तैयार। है, आपकी चीजों को इम्प्लीमेंट करना ही आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का काम है, क्योंकि ये मीडिया मूवमेंट है और ये ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार हो रहा है। आज इसकी इंपॉर्टेंस शायद कम समझ रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में भारत में ऐसे कौन कौन से लोग थे जो कि सकारात्मक संसार बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसमें आप लोगों का नाम भी निश्चित। स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं। और आज का कार्यक्रम अपने पिताजी की स्मृति में लेकर आने वाले विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईसीसीआर के सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह जी अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए तैयार हो चुके हैं और आप सभी का धन्यवाद करके ये कार्यक्रम संपन्न कर दिया जाएगा। 28 को वर्चुअल और फिजिकल आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होगा, क्योंकि 7 अगस्त की तैयारियों पर वो कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग ओपन करेंगे। अभी तो टीफा 26 आया ग्रंथ 7 के लिए, अब ग्रंथ 8 की तैयारी, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी तो उस दिन चर्चा होगी, लेकिन 8वीं जो ग्रंथ है उसके बारे में भी चर्चा होगी कि नई दृष्टिकोण, नए कार्यक्रम, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी वाटर प्रूफिंग को लेकर हम लोगों ने अभी अभी 23 जून को कार्यक्रम किया, वाटर प्रूफिंग के पहली बार किया। 588 में से एक कार्यक्रम हम लोगों का वाटर प्रूफिंग के, बरसात से पहले वो जरूरी है, तो ये सारे विषय हम लोग कर रहे हैं। तो अब नहीं, सुनील कुमार सिंह जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए और अपने पिताजी की स्मृति को याद करने के लिए आप हम लोगों को मार्गदर्शन करें, क्योंकि पिताजी को याद करना, अपने माताजी जो दुनिया में नहीं है, तो ऐसे लोगों को आरजेएस पीबीएस सुपुत्र कहता है और किताब में भी हम लोग प्रकाशित करते हैं। जी सुनील कुमार सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ जी। जी जी, बहुत सुंदर विचार। सभी वक्ताओं के विचार सुने, सभी के विचार बहुत सार्थक और सारगर्भित थे। बहुत अच्छी जानकारियां मिली। आज विश्व में भारतीय संस्कृति न केवल हर कोने कोने में अपनी पहचान बनाए हुए है, बल्कि मानव कल्याण और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी अदा कर रही है। चाहे बॉलीवुड हो, म्यूजिक, नृत्य, खाना पीना, आयुर्वेद व आध्यात्मिकता लोगों का विश्व में आकर्षण बना हुआ है, उससे ज्यादा वह उनकी आदतें बन चुकी हैं। सभी सम्मानित वक्ताओं के सारगर्भित विचार सुनकर हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, हम बहुत अनुग्रहित हो रहे हैं और हम कृतज्ञता से
उनकी अनुग्रहता को स्वीकार कर रहे हैं। आज हमारी संस्कृति विश्व में हमारी पहचान बनाए हुए है, वहीं हमें अपने यहाँ भी समाज को, युवा पीढ़ी को संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़े रखना है, जिसके लिए सबसे बड़ा मार्ग हमारी सकारात्मकता ही है और जिसके लिए हमारा RJSPBH अपना आंदोलन और अपना प्रयास कर रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आज हमारे गेस्ट स्पीकर माननीय श्री रविंद्र दास जी ने संगीत संस्कृति के समन्वय और उसकी आवश्यकता, कला, पेंटिंग, मूर्ति स्थापत्य, सिनेमा और वैश्विक महत्व को बहुत सजीवता से बताया। हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी ने विदेशों में संस्कृत भाषा, भारतीय मंदिरों, कला, स्थापत्यों और फैब्रिक्स पर बारीकी से प्रकाश डाला। हमारे मुख्य अतिथि श्री नितिन मेहता जी MBE ने यूके में भारतीय सांस्कृतिक व्यक्तित्व और मूल्यों को विस्तार से बताया और वेजिटेरियन भोजन और विचारों की महत्ता को विस्तार से समझाया और उनकी गहराइयों को, अच्छाइयों को भी बताया। उन्होंने संस्कृति को यूके में प्रसार पर भी प्रकाश डाला। आज के हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर AK मचंड जी ने सभ्यता, संस्कृति और समाज के सांस्कृतिक समन्वय और सामंजस्य की महत्ता और आवश्यकता को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, पूरे भारत भ्रमण और अपने अनुभवों को दर्शाया और सकारात्मकता की महत्ता को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को बताया। सभी के विचार बहुत सारगर्भित, महत्वपूर्ण और उनके अपने अनुभव पर आधारित रहे। उन्होंने हम सबका ज्ञानवर्धन किया, संस्कृति के वैश्विक पहचान और योगदान को विस्तार से बताया। उन्होंने अपने अपने विचारों से हम सबको बहुत अनुग्रहित किया। साथियों, संस्कृति हमारी आत्मा है और उसका अनुसरण हमारा दैनिक दिनचर्या और जीने का ढंग है। इतने अच्छे महत्वपूर्ण विचारों और अच्छे जानकारी देने के लिए सभी सम्मानित वक्ताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साभार। आशा है वे आगे भी हम सबका RJS परिवार का अपना मार्गदर्शन व सहयोग देते रहेंगे और अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहेंगे। RJS की सशक्त अगुवाई कर रहे मनोहर साहब की सूझबूझ, मेहनत और कर्मठता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र भी हैं। हर मुसीबत का सामना करते हुए वो हम लोगों को भी, खुद तो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। टेक्निकल टीम जो हमारी इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करती है, उसके लिए पूरी टीम को सफल व्यवस्था बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। पूरी मीडिया टीम की लगनता और तत्परता के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ जुड़े सभी RJSian, T26 के सम्मानित साथी, सभी और जुड़े हुए सम्मानित भाई और बहन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। अंत में आप सभी को पुनः धन्यवाद करते हुए आशा करता हूं कि आप सभी इस RJSPBH संगठन को आगे ले जाने और मजबूत करने के लिए कृत संकल्प रहेंगे और अपना यथासंभव सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आप सभी को। और इस कार्यक्रम को मन्ना सर, जी बताएं। सुनील सर को 28 तारीख के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ पे बैठक में आने के लिए। वेरी गुड सुनील कुमार जी, संडे है, छुट्टी का दिन है, कोई बहाना नहीं चलेगा। सर मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। 28 जून की बात कर रहे हैं सर? हाँ संडे। हाँ, इसी संडे को। अब मैं सर ऊटी जा रहा हूँ कल परसों, एक हफ्ते के लिए फैमिली के साथ में। भी है नोएडा ब्रांच वहीं की से जो है जुड़िएगा। ओपनिंग होना है और आप लोग नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी ना। 28 जून के लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं 30 को वापस लौटूंगा, उसके बाद मैं कभी भी आऊंगा।
चलिए बहुत अच्छा। नहीं, नोएडा तो नोएडा कोई आपकी बात नहीं, नोएडा ब्रांच नहीं हम है। लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग जी, विचार देते रहिएगा, और जी। ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट हम लोगों की प्राथमिकता है। और ये देखिए 28 जून का जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैठक है। और चर्चा तो आप जानते ही हैं, ये ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम है। 300 लोगों के साथ बैठक करना, उन्हें संबोधित करना, अपने आप में दो दो हॉल है, ऑडिटोरियम और एक स्टूडियो है, बिल्कुल फिल्म शूटिंग की स्टूडियो है। तो ये अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए आप लोग, पूरे परिवार के साथ बताकर आइए, क्योंकि इनवाइटी ओनली उन लोगों के लिए है जो इनवाइटी होंगे, जो आरजेएस से जुड़े होंगे, तो उन लोगों के लिए है। तो मैंने अपना चैट बॉक्स में नंबर भी दे दिया है। हम लोग इसका विस्तार करने जा रहे हैं, और ये 29 तारीख को सदगुरु कबीर जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। भगवान दास कबीर पंथी जी मुख्य अतिथि, और डॉक्टर नीरज जी जो हैं, महंत डॉक्टर नीरज साहब पीएचडी होल्डर हैं, कबीर मिशन मंदिर विजय विहार फेज 2 रोहिणी न्यू दिल्ली। स्वीटी पॉल जी जो कि हम लोगों के टीफा 26 के को ऑर्गेनाइजर हैं, 11 जुलाई का कार्यक्रम कर रही हैं। और आईटीपीओ भारत मंडपम जो है उसकी सीनियर मैनेजर रिटायर्ड हैं। और नीति अरोड़ा जी ये कार्यक्रम लेकर आ रही हैं, जो को ऑर्गेनाइजर टीफा 26, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एमसीए, एमबीए और प्रैक्टिस मेकअप आर्टिस्ट है नई दिल्ली से। तो ये कार्यक्रम हो गया। 30 तारीख को न्यूज़लेटर लॉन्च होगा। और अब कार्यक्रम का समय नहीं है, तो जब जीरो दिया मेरे भारत ने, याद कीजिए, तब जाके दुनिया को गिनती आई, है ना, आर्यभट्ट ने जब दिया था खगोलविद जो है। तो अब इसके साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, दर्शन और आध्यात्मिकता, गणित और विज्ञान, उसमें भारत बहुत आगे रहा है। योग और ध्यान तो आप जानते ही हैं कि विश्व में जो दिवस मनाया जा रहा है ये भारत की देन है। आयुर्वेद में भारत का एकलौता भारत है जिसने पूरी दुनिया को आयुर्वेद का सिद्धांत दिया। साहित्य और भाषा में भी बहुत कुछ संस्कृति पहुंची है विश्व में। तो सुनील कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिले कि ऐसे सुपुत्र मिले हैं जो आज अपने पिताजी की स्मृति में कार्यक्रम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम संपन्न होता है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।